अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान रमशा कमल। हमारा आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। बहुत सारी अहम खबरें हैं, सबसे पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध होंगे अगले, और पीपीपी की क़यादत ने यह अहम फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला सिंध का नाम फाइनल कर लिया। बड़ी सारी बातें हो रही थी और सबसे पहले मुराद अली शाह साहब का ही नाम सामने आ रहा था कि मुराद अली शाह साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आला सिंध होंगे, तो इस हवाले से भी फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने सिंध भर से जो MPAs हैं उनको कराची पहुंचने की हिदायत भी कर दी है और ये कहा गया है कि तमाम लोग कराची पहुंच जाएं। मुशावरतों का सिलसिला इस वक्त जारी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सिलसिला है वो कुछ इस तरह से है कि KMC की जो इमारतें हैं वो तमाम तर सोलर पर मुंतकिल करेंगे। 10 करोड़ का इंडोमेंट फ़ंड जो है वो कायम कर दिया गया है। मेयर कराची साहब का ऐसा कहना है, और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा किया है। तो इस हवाले से जो KMC की इमारतें हैं सबसे पहले उनको जो है वो सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन एनर्जी के लिए KMC 10 करोड़ रुपए का एंडोमेंट फ़ंड जो है वो कायम कर रही है। तो ये कहा गया कि सारे शहर में क्लीन और ग्रीन जो है वो एनर्जी ज़ोरों शोर से जारी रखेंगे। शहर भर में पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं और उनको हटाते भी हैं, लेकिन एक शख्स है जो कि दोबारा लगवा देता है, जो कि ख़ुद पसंदी की वजह से ऐसा करता है। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि सोलर प्लांट्स लगाने का कहा जा रहा है, और लगता है कि जो अपना मंशूर है उसके हवाले से हमने भी कई दफ़ा सवाल उठाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से अगर इक़्तिदार में आती है और वो किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, आवाम को सस्ती बिजली देंगे। तो इस हवाले से हमें लग रहा है कि फ़ैसला इसी मद में किया गया है और किस तरह से इसको एक्सपेंड किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा किडनी हिल में भी हम देख रहे हैं कि जो सोलर प्लांट है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है, और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो तकरीबन 100 सोलर प्लांट्स हैं जो कि लगाए गए हैं, और इससे किडनी हिल जो है उसको बिजली की सहूलत मैसर आ सकेगी। उनका ये भी कहना है कि दीगर पार्क्स में भी इसी तरह से सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि जो है वो जो पार्क्स हैं वो खुद मुख्तार हो जाएं और उसमें जो बिजली है वो सोलर के ज़रिए बनाई जा सके। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स को भी उन्होंने कहा है कि सोलर प्लांट से जो है वो चलाने के लिए अब तकनीकी जायज़ा लिया जा रहा है कि उसको भी सोलर पर मुंतकिल कर दिया जाए। तो जनाब ये तो तमाम तरीन सूरत हाल है कि बिजली के हवाले से क्या करें। तो दूसरी तरफ जो निगरां वज़ीर आज़म है उन्होंने किया इलेक्ट्रिक को दरपेश मसाइल जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दे दिया। इससे पहले भी हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि जो कराची में बिजली का मसला है इसको हल करवाया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो मसला जू का तू नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो निगरां वज़ीर आज़म है वो बिजली के मामले को लेकर काफ़ी जो है वो सीरियस दिखाई दे रहे हैं। एक इजलास हुआ, जायज़ा इजलास था ये कि इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ अमूर के हवाले से, उसमें ये फ़ैसला किया गया कि जो तमाम मसाइल हैं उनको हल किया जाए, आवाम को सस्ती और जो है वो जो है फ्रीक्वेंटली बिजली जो है वो फराहम की जाए। देखते हैं अब ये मसला हल होता है कि नहीं होता है। कई अरसे से ये सब बातें हम सुन रहे हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मुराद अली शाह भी जो है वो बिलावल भुट्टो के हमरा मौजूद हैं, और आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत के लिए फ़ौरी तौर पर इस्लामाबाद में तमाम जो क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और अहम तरीन जो लोग हैं उनको तलब कर रखा है। इसके अलावा अंदरूनी मुल्क जो माल की तरसील है वो मुतासर होने का ख़दशा है, क्योंकि जो तकरीबन 9-10 फरवरी की शब में मीरपुर मातिलो बाईपास पर फायरिंग का और अगवा का वाक़या पेश आया था। उस पर रहनुमा कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन जो राना तारिक है उन्होंने एहतजाज भी किया है। कौमी शाहराहों पर फायरिंग और अगवा के वाक़यात से मुताबिक उनका ये एहतजाज भी उन्होंने रिकॉर्ड कराया था कि ड्राइवर्स में खौफ और हिरास फैल रहा है और इस हवाले से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल उसको बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा PSL में क्या हुआ उस पर भी हम बात करेंगे कि PSL के मैचेस कैसे जा रहे हैं, और जनाब पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हुई, कोयटा ग्लैडिएटर्स कामयाब रहे। इसके अलावा जो है मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को फिर बासानी 55 रन के मार्जिन से हरा दिया। तो कराची किंग्स जो है वो लग रहा है कि फिर अपनी रिवायत पर बरकरार है, तो इस हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा नेशनल कोचिंग सेंटर में कराची यूनाइटेड क्लब के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के ताउन से विंटर स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है। क्या क्या है उस स्पोर्ट्स गाला में इसके बारे में भी आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते हैं आपसे। फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, वो कैसे हैं आप? पहले जो आप प्रोग्राम शुरू करने से पहले बोल रहे थे ना वो बोले। अभी मैं बोल रही हूँ। वाह वाह क्या कॉफ़ी है, तो एक कॉफ़ी का सिप लें और शुरू हो जाए। आप तो पिए जा रहे हैं ना, और मैं जो है क्या कहते हैं बोली जा रही हूँ। आंखें नहीं खुल रही आज। आप जब बोलेंगे तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी ना, मैं अपनी बारी में कैसे करूँ। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ऑल गुड जी, अल्लाह का शुक्र है। कैसे जा रहे हैं PSL के मैचेस, ये तो बताएं। कराची वाले तो फिर वो जो है ना हारते जा रहे हैं।
नहीं अभी कल तो बड़ा दुख हुआ। सिर्फ एक मैच हुए, 9 मैच बाकी हैं, अभी 10-10 मैच खेलने हैं हर टीम भाई में। ओपनिंग ही ऐसी करते हैं और क्लोजिंग भी नहीं। ऐसी करते हैं। तो पता नहीं, पिछले अभी सीजन की काफ़ी क्लोजिंग भी मैच ऐसी बाकी करते हैं। हैं। इतना परेशान ना हो। मुझे पहले मैच के बाद जो फेसबुक पे सबसे अच्छा तबसरा या कमेंट लगा, पोस्ट लगी, वो हमारे एक जर्नलिस्ट साथी की थी। उसने लिखा कि आज का मैच जो है वो अभी तो फ़िलहाल यूनाइटेड जीत गई है, हाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड, और लेकिन ऐसा ना हो कि जब सुबह सो के उठें तो पता चले लाहौर कलंदर जीती थी। तो ये बहुत मज़े का और मुल्क की सियासत पे रख के बहुत अच्छा कमेंट किया गया है पीएसएल के हवाले से। और मैचेस अभी जारी हैं, अभी देखें आगे क्या होता है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये इसमें फॉर्म 20 चाहिए, इसमें फॉर्म 45 नहीं चाहिए, फॉर्म 47 चाहिए, फॉर्म 47 अब तो आगे। अब नहीं आए। यस बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों को ट्विटर भी मालूमात बंद काफ़ी था। हो रही अच्छा है। इस पर आएंगे सियासी खबरों पर भी ना, ट्विटर भी बंद हुआ, बड़ी चीज़ें हो गई ड्यूरिंग दीज 2 days। तो मुझे कोई सुनना भी नहीं चाह रहा होगा, आप ही को। अच्छा नहीं आपकी मैं आवाज़ जावेद जो भाई है- पीएसएल मैच का अपडेट दे रहे हैं। जी जी जी। दिफाई चैंपियन लाहौर को शिकस्त हुई इस्लामाबाद जावेद भाई यूनाइटेड भी ने आज हराया। बहुत स्लो चल रहे हैं, क्या हुआ, उठ जाए। नहीं मैं बिल्कुल सही, आवाज़ है मेरी, वॉल्यूम भी ठीक है। तो मैं बता था कि ओपनिंग मैच जो हुआ, अच्छी इफ्तारी तकरीब हुई लाहौर में, और उसमें दिफाई चैंपियन लाहौर को शिकस्त हुई, लाहौर कलंदर को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हराया, और फिर पेशावर ज़ल्मी को कोटा ग्लेडिएटर्स ने शिकस्त दी है, फिर कराची को मुल्तान के ख़िलाफ़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अभी तो शुरू है बिल्कुल, और आज 17 से शुरू हुआ है, तो आज तीसरा दिन है। और कराची में मैचेस 28 फरवरी से शुरू होंगे, और 18 मार्च को फाइनल होगा। कराची में 11 मैच खेले जाएंगे, आखिरी 8 मैच पूरे कराची में। तो और कुछ मैच रमज़ान में भी इसके हो जाएंगे, तो वो उसमें रमज़ान में टाइमिंग होगी, रात 9 बजे मैच शुरू होंगे। चले वो तो कुछ अच्छा लोग है। बड़ी फिक्र कर रहे थे कि यार रमज़ान में, मैं कहा रमज़ान में पहले भी बहुत सारे इवेंट होते रहे हैं, वर्ल्ड कप हुआ है, काफ़ी सारे इवेंट हुए हैं, तो इस बार पाकिस्तान में भी हो रहा है, ऐसे भी होते रहे रमज़ान में। तो क्रिकेट तो बहुत सारे मैचेस होते हैं नाइट क्रिकेट कराची में। और वैसे भी दुनिया भर में भी हमने देखा है कि हमारे दुनिया क्रिकेटर रोजे रख के भी मैचेस खेलते हैं। दुनिया रुकती कोई है रमज़ान से, आप अपना काम करें, इबादत भी करें, और जो दीगर काम है वो भी करें, मना नहीं। वैसे भी हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो माशाल्लाह वो नमाजी हैं, ज़्यादातर पाबंदी करते हैं वैसे 5 वक्त की। काफ़ी तो ये एक अच्छी बात है कि उसमें कोई बैरियर नहीं है अगर आप रोज़ा रख बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। करें तो। हाँ एक फास्टिंग वाला इशू होता है, लेकिन उसको भी मैनेज कर लेते हैं। नहीं, फास्टिंग अगर दिन में मैच नहीं तो फास्टिंग का मसला ही नहीं। हाँ लेकिन लोगों ने फास्टिंग में भी मैचेस खेले, हाँ खेलें, टूर्नामेंट्स बड़े बड़े हुए हैं, और बड़े-बड़े जब मैच होते हैं तो खेले कोई इतना इशू होता नहीं। मैचेस। बहरहाल क्या कह रहे थे आप फ़हीम भाई? कुछ क्या कॉफ़ी कैसी है? यार कॉफ़ी बहुत अच्छी है अली, यार ज़बरदस्त क्या नहीं तुमने तो। थैंक यू अली, अली तक फैंटास्टिक कॉफ़ी। कहाँ थे आप, क्यों नींद में? अरे मैं असल में अभी जब आप पे खबर पढ़ रहे थे तो मुझे वो याद भी आ रहा था। मैं असल में शारजा गया हुआ था, तो अब एक जब आपने खबर पढ़ी कि पाकिस्तान में, आपकी शायद 3 खबरें ऐसी थी जो सोलर के ऊपर थी जी जी जी। कि पाकिस्तान में सोलर सिस्टम लाया जाएगा, कराची में तमाम सोलर तो नहीं लगाने सरकारी लेके इमारतों गए को जो है वो उस पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। शारजा या दुबई जो है वो बेसिकली सहरा है अगर देखा जाए, वहाँ मैंने किसी एक इमारत में सोलर सिस्टम नहीं देखा। वो अगर चाहें तो सहरा से जो है वो सूरज की रोशनी लेकर बेहतरीन सिस्टम अपना बना सकते हैं, लेकिन वहाँ जो बिजली का निज़ाम है उसको देख के हमें होता है कि यार हम कहाँ खड़े हैं। हम जो है वो समंदर के किनारे बैठ के जो हम कहते हैं कि हम सोलर से जो है वो सरकारी इमारतें चलाएंगे या सोलर सिस्टम से जो है हम मुल्क चला लेंगे। मुल्क इस तरह बनते हैं जिस तरह से जो है इस वक्त यूएई ने अपने आप को डेवलप किया है। कुछ अर्से पहले तक जो है हम कहते थे कि सहरा है सहरा है सहरा है, लेकिन आज वो सहरा जो है वो कुछ और ही बन चुका है। कोई वहाँ पे आपको रोड्स पे चलते हुए जो है किसी खंबे के साथ जो है लटके हुए तार नहीं मिलेंगे जिसमें केबल के वायर हों तो फलां वायर हों तो फलां वायर हों। आपको तमाम लोग जो हैं वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की तरह जो है वो, अगर आपने फुटपाथ से पैर नीचे रख दिया है तो गाड़ियाँ जो हैं वो रुक जाएंगी। और कोई आपको जो है वो वहाँ पे ये खौफ नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ तक पैदल जा रहे हैं तो जनाब कोई आएगा आपसे मोबाइल फ़ोन छीन के ले जाएगा या आपसे आपकी कोई बिलोंगिंग छीन के ले जाएगा। तो एक वो जो माहौल है जब हम जाते हैं, और ज़ाहिर है अपने मुल्क के हवाले से एक हमारी नज़र होती है कि हम बहुत सी चीज़ों पर हम सोचते भी हैं कुड़ते भी हैं, तो जब बाहर जाते हैं तो ये कुड़ना और ये जो जलना है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है कि यार हम क्या डिलीवर कर रहे हैं अपनी कौम को और दुनिया ने अपनी कौम को क्या डिलीवर किया। तो वो एक थोड़ा सा था कि आपकी ख़बरों पे मुझे याद आ गया कि यार सोलर सिस्टम मैंने वहाँ नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब ये कह तो रहे हैं वीकेएमसी का जो है तकरीबन 10 करोड़ का एंडोमेंट फंड है वो कायम किया गया है कि केएमसी की जो इमारतें हैं जावेद साहब उनको आप लेकर आएंगे उसके ऊपर सोलर के ऊपर,
इस पर हम ज़रा मज़ीद भी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में भी कहा था कि फ्री बिजली देंगे और सारी चीज़ें, तो इस हवाले से भी इक़दाम करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज कराची में मौसम भी बड़ा अच्छा है और कल रात से बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं और इस वक्त अब लगता है कि बारिश भी हो सकती है क्योंकि क्लाउडी भी हो गया है वेदर। तो क्या अपडेट्स हैं वेदर के हवाले से जानेंगे, हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और ये बताएं कि इस वक्त भी तेज़ हवाएं चल रही हैं, कैसा मौसम है और आगे क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या बारिश का भी कोई इम्कान है? जी रमशा, देखिए इस वक्त तो मैं नर्सरी पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आज कल से ही हम देख रहे हैं कि शहर कायद का मौसम जो है वो खासा मुतदिल और खुशगवार महसूस किया जा रहा है। चूँकि कल से ही जो है वो शहर में समंदरी हवाएं बहाल हो गई हैं और समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद जो है वो शहर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार महसूस किया जा रहा है। कल भी हमने शाम में देखा कि 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो शाम के औकात में हवाएं चल रही थी, जबकि इसके बाद आज सुबह से ही जो है वो तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी जो है वो 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने जो है वो आज शाम में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है और दोपहर के औकात में जो हवाएं हैं वो 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो हवाओं के बायस एक जानिब शहर का मौसम खुशगवार तो हो गया है, लेकिन इतनी हवाओं के बहाल होने के बायस चूँकि हम देख रहे थे कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जो हवाओं का रुख था वो शुमाल मशरिक की जानिब था, जिसके बायस जो है वो शहर का जो फिजाई मयार था वो खासा ख़राब था। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है वो डेली कराची जो है वो टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो रहा था। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि जब से हवाओं का रुख तब्दील हुआ है जुनूब मगरबी सिमत से जो हवाएं चल रही हैं, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि शहर की जो एयर क्वालिटी है वो खासी बेहतर हो गई है। आज सुबह हमने देखा कि कराची जो है वो सुबह सवेरे आलूदगी के मामले में जो है वो 20वें नंबर पर मौजूद था। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में जो है वो कराची 20वें नंबर पर मौजूद था, जबकि कल भी हम देख रहे थे कि 33वें नंबर पर कराची जो है वो रैंक कर रहा था। तो माहिरीन यही बताते हैं कि जो हवाओं का रुख है वो खासा इम्पॉर्टेंट होता है आलूदगी के हवाले से, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से जो है वो खासा हवाएं जो है वो मैटर करती हैं। हम ये देखते हैं कि हम कहते हैं कि PM 2.5 के ज़रात जो है वो कचरा जलने की वजह से, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ की वजह से जो है वो PM 2.5 के ज़रात में जो है वो इजाफा हो जाता है। तो लोग ये कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में भी तो फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं, उसी तरह से शहर में कचरा भी जगह जगह जल रहा होता है, लेकिन जो है तब एयर क्वालिटी हमारी बेहतर होती है। इन महीनों में फरवरी, मार्च, अप्रैल में इसमें हमारी थोड़ी सी एयर क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। तो शहरी यही कह रहे होते हैं कि चीज़ें तो उसी तरह से चल रही हैं लेकिन एयर क्वालिटी कैसे बेहतर हो गई। तो माहिरीन यही बताते हैं कि जो हवाओं की सिमत है वो जब चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है उसमें भी खासी बेहतरी आ जाती है। और महकमा मौसमियात ने आज जो है वो शाम के औकात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया और शहरी जो है उनके दिल भी जो है वो खिल उठेंगे, चेहरे जो है वो खिल उठेंगे। बारिश का सुनते ही जो है ना एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है इंसान के अंदर कि यार बारिश होगी, मौसम अच्छा हो जाएगा। जबकि हम देखते हैं कि कराची वालों के लिए बारिश रहमत नहीं जहमत बन जाती है। तेज बारिश जो होती है वो रहमत के बजाय जो है वो शहरियों के लिए जहमत बन जाती है। जगह जगह पानी कि जो मौसम है, मौसम की अपडेट आप जब देती हैं तो हमारे तो चेहरे और दिल वैसे ही खिल उठते हैं, क्योंकि आप जब बोलना शुरू होती हैं तो माशाल्लाह बोलती ही जाती है और बहुत अच्छा बोलती हैं आयमा। तो थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। और मौसम यही है कि मौसम बहुत अच्छा है, तेज़ हवा की तरह आयमा भी तेज़ी से बोलती जाती हैं और सारी वेदर रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो हमें ज़रूर देती हैं। तो हम यहाँ पर इस नुक्ते पर ब्रेक भी लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि KMC की बिल्डिंग और जो है वो के इलेक्ट्रिक का इजलास और जो है वो मज़ीद जो पार्क्स वगैरह हैं उनको सोलराइज करने की बातें हो रही हैं। इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी 10। तो जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि KMC ने कहा है कि जो KMC की जो इमारतें हैं उनको सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा, मेयर कराची का ऐसा कहना है। और 10 करोड़ का एंडोमेंट फंड जो है वो कायम भी कर दिया गया इस हवाले से। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन एनर्जी के लिए KMC जो है वो इस एंडोमेंट फंड को कायम कर रही है कि सारे शहर में क्लीन और ग्रीन एनर्जी जो है वो फैलाई जाए। और ये कहते हैं कि भाई अब हमारा काम है कि हमने जो वादे किए उनको उनके ऊपर पूरा उतरें। तो जावेद साहब कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को, होता हुआ नज़र आ रहा है आपको सोलर? नहीं, मुझे ठीक है, मुख्तलिफ सरकारी दफातर अभी बहुत जगह पे सोलर लगाए जा चुके हैं, उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन सरकारी सतह पे ये काम हो जाएगा क्योंकि सरकार बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी इस काम के लिए, बिजली बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए, और ख़ासकर बिजली का बिल भी उससे उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो। लेकिन आवाम को मुझे नहीं लगता कुछ दे पाएंगे, सिर्फ बातें हैं जो सुन रहे हैं आवाम और वही सुनते रहेंगे।
देखें अभी आपके सामने, सबके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने कि जब 5-6 महीने पहले पूरे पाकिस्तान में बिल बहुत ज़्यादा आया। एक महीना ऐसा था जब निगरान हुकूमत का शायद पहला महीना था, दूसरा महीना था, और बिल बहुत ज़्यादा आ गया अचानक, तो इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ाई थी। तो लेकिन 1 रुपया कम नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान में। इतने मुजाहरे हुए, इतना वो हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम नोटिस लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अमली तौर पे 1 रुपया कम नहीं हुआ। सियासी, मजहबी, समाजी जमातों ने बहुत एहतजाज किया, लेकिन अमली तौर पे 1 रुपया भी किसी का कम नहीं हुआ। सिर्फ कि इलेक्ट्रिक या वापडा ने ये उनके लिए बोला हाँ आपको इंस्टॉलमेंट कर देंगे। इंस्टॉलमेंट करने से क्या किसी की अगर बिल आगे 10,000 के बजाय 30,000 आ गया है तो क्या ऑफिस वाले उसको 20,000 को ही दे देंगे और कि ले लो। इंस्टॉलमेंट मीन्स देना उसी ने, भरना उसी ने, किस्तें सिर्फ करेंगे। तो होना आगे भी यही। और अभी जब मैं आपको पहले ही मैंने लोगों को बताया था कि जब बिल आएगा भी अप्रैल मई में, और ज़्यादा लोगों की चीखें दुगनी होंगी अभी, क्योंकि आप बिल इन्होंने 23 से कि हर महीने 23 से बढ़ाते जा रहे हैं यूनिट पर यूनिट। तो वो जो ये आपने 1 रुपया कम नहीं किया, आप कैसे कह रहे हैं आप 300 यूनिट फ्री में दे देंगे? 300 यूनिट तो बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी सर्दी में लोग 122 यूनिट का किसी का बिल टोटल वो भी 4-6 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार आ रहा है इस तरह से। जब गर्मी शुरू होगी तो कितना बिल आएगा? लेकिन मुझे तो खैर ये खबर इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर ये इसको कर देते हैं, ये सोलराइज करना शुरू कर देते हैं, इन बिल्डिंग्स को भी, चलें सरकारी इमारतों से शुरू करें, एंड देन पार्क्स की तरफ भी जा रहे हैं। किडनी हिल पार्क को भी कहा गया है कि तकरीबन 100 सोलर प्लांट्स जो हैं वो लगा भी दिए गए हैं, 100 किलोवाट। तो कैसे देख रहे हैं फ़हीम साहब आप इसको? देखिए इनिशिएटिव अच्छा है और इसके फ़ायदे जो है वो सामने आने भी चाहिए। देखिए कि हमारे सरकारी महकमों में वही सरकारी बाबू बैठे हुए हैं जिनके ऊपर जो है वो हमेशा से करप्शन के इल्ज़ामात होते हैं, काम ना करने के इल्ज़ामात होते हैं, और वो अपनी जो रिटायरमेंट की आखिरी उम्र होती है उसमें जाके एतराफ़ जुर्म कर लेते हैं। तो जब ये वाली सिचुएशन हो तो उसमें आप किसी भी इनिशिएटिव से ये उम्मीद नहीं लगा सकते, ये तवक्को नहीं कर सकते कि उसका फ़ायदा आवाम को होगा। ये जो भी सोलर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा लगा दिया तो बस लग गया वो, उसमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो उसकी मेंटेनेंस मांग रही होती है वो चीज़ें। उसके बाद उसमें बैटरी की जो मेंटेनेंस होती है, चेंज करना होता है बैटरी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप कुछ अरसे के बाद आप जाके देख लीजिएगा अभी लग जाएंगे। कुछ अरसे के बाद हम ही ये रिपोर्ट कर रहे होंगे कि फ़लाँ बिल्डिंग में सरकारी लगाया गया था और वहाँ वो काम नहीं कर रहा, उसकी तारें कटी हुई मिलेंगी आपको, वहाँ से बैटरीज गायब मिलेंगी, हो सकता है सोलर प्लेटें भी गायब मिलें। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना ये बड़ी बुरी है। इसके हवाले से बेसिकली मुर्तज़ा वहाब साहब को पहले कोई एक प्लान बना लेना चाहिए कि जनाब ये सिस्टम जो है ये काम कैसे करेगा और इसको जो है हम लॉन्ग रन कैसे कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होगा मेरे ख्याल में, और इस तरह के काम होने चाहिए। दूसरी उनकी जो बात है वो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी वाली, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखें दुनिया जो है ना वो बदल रही है, और दुनिया जो है अब वो माहौलियात के ऊपर फोकस कर रही है, और माहौलियात पे हमारा फोकस नहीं है। ये जो आने वाली हुकूमत होगी इसके 3 बड़े चैलेंजेस हैं, जिसमें पहला बड़ा चैलेंज मईशत है, दूसरा सिक्योरिटी है, तीसरा हम जो है वो आज भी हम तीसरे के ऊपर रखते हैं उसे वो माहौलियात है। लास्ट ईयर की अगर आप बात उठाकर देख लीजिए, कुछ जिस तरह से पाकिस्तान में सैलाब आए थे, हमारा आधा सिंध तो डूबा रहा है 6 महीने तक, और उसके बाद जो है वो लोगों की जो मयार ज़िंदगी है वो बढ़ने के बजाय मज़ीद नीचे आए। तो अगर हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे काम करते हैं तो मेरे ख्याल ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि माहौलियात ही इस वक्त वो सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर काम करके आप दुनिया को बचा सकते हैं। आप ये देखें ना कि आपके ऊपर दुनिया का जो है इस वक्त एक ट्रस्ट लेवल क्या है, कि जब पाकिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले साल, तो उसके बाद जब पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान जब उस इजलास में मौजूद था, पाकिस्तान ने अपनी सूरत हाल पेश की, अपना नक्शा सामने रखा कि हमारे ऊपर क्या गुजरी है इन माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, जिसमें जो है बहुत बड़ा हाथ जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक का है। तो उस वक्त ये कहा गया तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से कि हम आपकी माली मदद नहीं करेंगे, हम आपकी दूसरे तरीक़ों से मदद कर सकते हैं लेकिन हम आपकी माली मदद नहीं करेंगे। तो ये तो हमारे ऊपर ट्रस्ट लेवल है, वो समझते हैं कि अगर इनको दे दिया तो ये आवाम तक नहीं पहुंचना, और वो हमारे लिए ज़ाहिर कुछ और भी सोच रखते हैं कि ये आवाम तक किस तरह से डायरेक्ट पहुंचा दी जाए चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि माहौलियात बहुत इंपॉर्टेंट एक इस वक्त सब्जेक्ट है। माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, और एक वक्त तो वो आएगा कि मईशत और सिक्योरिटी जो है वो इससे लिंक्ड होंगी, और उस वक्त जाके अगर आपने उस वक्त अगर आज आपने फोकस नहीं किया तो उस वक्त आप जो और वो वक्त आएगा नहीं ना। देखें भाई वो वक्त है, क्योंकि अभी आपने सैलाब का जिक्र किया तो हमारी कितनी फसलें तबाह हुई, हमें टमाटर प्याज आलू तक तो बाहर से मंगाने पड़े। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन सूरत हाल ऐसी है। तो जो टमाटर जो प्याज हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ा, तो उल्टा हो गया। ये इकॉनमी में यकीनन इनका कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा होता है, एग्रीकल्चरल हम कंट्री हैं, तो यकीनन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगी। दूसरी तरफ ये कि आपने अभी के इलेक्ट्रिक की बात की, बिजली की कीमतों में बढ़ाने की,
जावेद भाई अभी आप बात कर रहे थे तो निगरान वज़ीर आज़म ने भी जो है वो के इलेक्ट्रिक को जो दरपेश मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत दे दी है। इससे पहले भी एक इजलास हुआ था, उसमें भी ये कहा गया था कि जो जायद बिल आ रहे हैं जो के इलेक्ट्रिक है उसको तंबीह भी की गई थी, लेकिन हमें उसका आउटकम क्या नज़र आया, भी मज़ीद बिजली 3 रुपये महंगी हुई है। तो आपको क्या लग रहा है ये मुझे तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक का वादा बिजली कम बिल ज़्यादा, तो ये मुस्तकिल हम देखते आ रहे हैं। जितनों के बिल भेज देते हैं कम नहीं करते, और वही बात फिर मैं दोबारा कहूँगा, किस्तें कर देंगे वो, आप जाएं किस्तें कर देंगे, वो कम नहीं करके देते एक भी, और वो नहीं सुनते। भले आपका घर बंद पड़ा हो, उन्होंने बिल भेज दिया तो जैसे हदीस हो गई, वो आपने बिल भरना, आप कुछ भी कर लें, जब चक्कर लगा लें, दौड़े लगा लें, कुछ कर लें, बिल आते हैं। अब तो सुई गैस ने भी चीज़ शुरू कर दी है कि इलेक्ट्रिक की देखे देखी कि वो भी बिल बड़ा के भेज रहे हैं, हालांकि उनकी भी लोड शेडिंग शुरू हो गई, लगता है वो भी लोड शेडिंग अब इसमें भी शुरू हो गई। गैस वो भी कम दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अब अपने घर में गैस सिलेंडर रखना शुरू कर चुके हैं, और या बाहर से ज़्यादा कुछ पकी हुई चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, तो ये मुश्किलात का सामना, लेकिन सिलेंडर, बिल ज़्यादा, इलेक्ट्रिक केटल, ये चीज़ें तो मस्ट हो गई, माइक्रोवेव ये हर घर की ज़रूरत बन गई है, वरना इन चीज़ों को लोग लग्जरी में काउंट कर रहे होते थे, तो बेसिक नेसेसिटी में। क्योंकि मैं भी कराची में रह के जा चुकी हूँ ना, नहीं मुझे पता चला था कि आप कराची के मज़ाफ़ात में कहीं रहती हैं। गांव में रहती हूँ सर मैं, गोड़ जुम्मो जो है ना वो मेरे गांव का नाम है। अच्छा मैं वहाँ रहती हूँ, आप मैप पे देखेंगे ना तो गोड़ जुम्मो आ रहा होता है, कभी स्नैपचैट में लगा भी नहीं सकते। चीज़ों के बारे में आपको कैसे पता, किचन के बारे में कैसे पता आपको? अच्छा, गुजरती होंगी कभी कभार, कभी वहाँ से गुजर जाती होंगी। कैसे लोग हैं, मुझे भाई अल्हम्दुलिल्लाह किचन के सारे काम आते, तमाम हाउस होल्ड जॉब्स आई कैन डू। हाँ, मौसम बता रहे थे मुझे, ज़रा बात करके देखिएगा, तारीफ़ ही करेंगी कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। कभी आए आप लोग तो खिलाएं आपको, कभी यहाँ पे भी ले आए नाश्ता बना के। नाश्ता मैं रोज़ लेकर आती हूँ, आप देर से आते हैं। अच्छा चलें, जल्दी आया करें। भाई शुजा साहब, प्रोड्यूसर साहब से मैं कह रहा हूँ, ऑन ईयर कह रहा हूँ कि जब ये अगले दफ़ा जब भी मुझे बुलाएं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप जब आप हाँ आएंगे तो आप फाइम भाई नाश्ता हमारे साथ करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी आना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैं नाश्ता ना करूँ तो मैं तो मेरे दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा तो मुझे पहले नाश्ता चाहिए, उसके बाद जो है ना कुछ समझ में आता है करना क्या है। तो पहले हम यही सुनते थे कि भाई हर सर्दी में एक बात सुनने को होती थी, शुमाली इलाकों में गैस की कमी नज़र आती थी, लेकिन अब यहाँ जनूबी इलाकों में भी नज़र आती है, सिंध में, बलूचिस्तान में भी। पहले सिर्फ हम सुनते कि पंजाब में, KPK में और अपर बलाई इलाकों में कमी होती थी, कि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती थी, उनको गैस की रिक्वायरमेंट। लेकिन अब लगता है यहाँ भी अब कमी नहीं आती, अब गैस कम आती है। उसकी वजह जो है ना वो बेसिकली जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वही हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, अभी जिला मैं सोच रही हूँ क्या तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत जो जारी की है, इसका क्या आउटकम होगा इस इजलास का, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। चलें काम करते हैं कि आप ज़रा तो कीजिएगा, नेक्स्ट रिसर्च के तौर पे ही हम इसे कर लें किसी वक्त, कि कैलेक्टिक के पिछले 10 साल पहले जो भी वज़ीर आज़म था उसकी कैलेक्टिक से मुलाकात की खबर उठा के देख लीजिएगा। अगर आपको सेम टू सेम ना मिले, अगर उसमें आपको ये जुमला ना मिले कि तरजीही बुनियादों पर मसाइल आवाम के हल करने की हिदायत, तो आप जो मुझ पर फाइन करना चाहें आप कर दीजिएगा। जो गैस की किल्लत की बात है उसके ऊपर भी हमने मुशर्रफ दौर में जो है हमने एक बड़ी अजीब सी पॉलिसी बनाई कि हमने जो है वो धड़ाधड़ CNG स्टेशंस के हमने जो लाइसेंस बांटना शुरू कर दिए, और 1 किलोमीटर के अंदर जो है आपको 6-6, 7-7 CNG स्टेशन मिल जाते थे। आपने कुदरत के इस तोहफे का ऐसा गलत इस्तेमाल किया उस दौर में कि आज आप उस नहज पे आ चुके हैं कि आपके पास आज घरेलू इस्तेमाल की गैस नहीं है। अब CNG स्टेशन भी बंद पड़े हैं, और वो भी 24 घंटे, 48 घंटे, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा दिनों के लिए वो बंद कर दिए जाते हैं, और आवाम को अपने घरों में भी जो गैस नहीं मिलती। रात को मैं अगर कभी देर से घर पहुँच जाऊँ तो वाइफ कहती है गैस नहीं आ रही, रोटी बाहर से मंगा दूँ। ये अच्छा चोर रास्ता है, ये हमने भी बहुत किया। अच्छा ये चोर रास्ता है। ओह चलें, शुक्र है आपने बता दिया। जल्दी से कोई मेहमान है यार, गैस 10 बजे चली जाती है, केटल अंदर फेंको। आपने अच्छा किया, मैं अगर किसी दिन अब लेट गया तो पहले मैं जाके, आप चाह रही हैं कि मैं पहले गैस चेक करूं? नहीं, लेकिन पता होता है ना अब तो 10 बजे गैस जानी है, अब हमारी भी गैस आ जाए, आप ये कहना जिसको चाय ना पिलानी हो। अब कराची में अच्छा लोगों के पास गैस नहीं है, ये निकला, फोन करते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, चीज़ घर पे आ जाती है आपके। मुतबादिल हल इसका ये निकला है, वो खुद ही करना है ना, खुद ही मोबाइल है, खुद ही बिल पे करें। बेगम साहिबा बैठेंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं अगर किसी के घर जाए तो 10 बजे से पहले जाए? हाँ, अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो हाँ, जाने का फिर वही होगा, रमशा के घर जाने का, भाई मेहमान आता है अपना साथ लाता है, क्या लाए हो,
हाँ नहीं मैं पूछेंगे भी क्या लाए 24/7 हो? आपको, क्योंकि हम तो कैटल में ही बना रहे थे, आपको 24/7 जो है वो चाय अवेलेबल होगी। आप परेशान ना, आप किसी भी टाइम आ जाए कुछ लेकर आइएगा लेकिन। यही मैंने ये कह दिया। हाँ तो हम बात तो करें एक गैस पर उस पर, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सियासी खबरें और सियासी मंजरनामे पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये भी बड़ा रिवायती सा जुमला है ना, सियासी मंजरनामे पर नज़र डाल लेते हैं। बिल्कुल। तो चलें डालते हैं नज़र। तो मुराद अली शाह साहब जो है वो सिंध के अगले वज़ीर आला होंगे। तो ये अहम फैसला तो सामने आ गया। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा है कि जो है वो मुशावरत हो रही है हुकूमत बनाने के हवाले से। देखिए जो हुकूमत साजी का इस वक्त मरहला है ना, वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। जो भी हुकूमत साजी बस के अब बाद अनाउंस बातचीत कर हो रही दें है भाई। तो, और अनाउंस तकरीबन अनाउंसड है चीज़ें, और इसमें कोई वो नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो मरकज़ में हुकूमत बनाएगी और सूबे में, यानी 3 सूबों में पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा होगी। बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि इस वक्त पूरी सारी सूरत हाल का सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में और पंजाब काबीना में, इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि पंजाब काबीना का हिस्सा होगी। इसके साथ साथ सिंध में तो वो हुकूमत बना ही लेंगे। वफाक में वो मरकज़ में काबीना का हिस्सा होंगे। वो सदर का ओहदा लेने में अगर कामयाब हो जाते हैं, स्पीकर का ओहदा लेने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो ले भी लेंगे, तो ये उनके लिए जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए जो है वो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी का हक़ तस्लीम कर लिया है कि जी ठीक है, आपका राइट बनता है, आप बलूचिस्तान में हुकूमत बनाते हैं, तो जो भी वज़ीर आला होगा वो अगर पीपल्स पार्टी का होगा तो हम उसे जो है वो वोट करेंगे। और मुस्लिम लीग नून जो है वो बलूचिस्तान काबीना का हिस्सा होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक सूबे में हुकूमत, 2 सूबों में अगर हुकूमत, 2 सूबों में हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी, सिंध और बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में और पंजाब में, अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी तो वहाँ पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा होगी, और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो मुस्लिम लीग जो है वहाँ काबीना का हिस्सा होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़े का इस वक्त जो है मुझे माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जहाँ तक मुराद अली शाह साहब की बात है तो मुराद अली शाह साहब का इंतखाब मेरी नज़र में एक अच्छा इंतखाब है, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले 2 टेन्योर्स में कम से कम मुझे ये नज़र आता है कि बतौर वज़ीर आला पीपल्स पार्टी जो है वो बातें ठीक है करती होगी, डिलीवर नहीं कर पाती होगी, लेकिन मैं अगर बतौर वज़ीर आला मुराद अली शाह को देखता हूँ तो मेरे अंदर मुझे नज़र आता है कुछ शख्स के अंदर जो है ना कुछ काम करने का, कुछ कर दिखाने का जज्बा ज़रूर है। वो कम से कम इनिशिएट ज़रूर करते हैं। उसमें उन्हें रुकावटें आती होंगी, ब्यूरोक्रेसी से भी आती हैं, आमतौर पे जुडिशरी की तरफ से भी उनका कहना है उन्हें आ जाती हैं, उन्हें अपनी पार्टी से भी उन्हें जो है उनके सामने रुकावटें आती हैं मुख्तलिफ वक्तों में, लेकिन फिर भी मुझे उस शख्स के अंदर एक काम करने का जज्बा नज़र आता है, वो कुछ डिलीवर करना चाहता है। जब मैंने उन्हें देखा था उसके बाद जब सैलाब आया था और सैलाब के बाद जो उनके साथ एक आध नशिस्त हुई थी, तो उसमें मैंने देखा था कि उस शख्स के दिल में मुझे एक आवाम का दर्द फील हुआ था। मुझे था कि ये कुछ करना चाहते, नहीं कर पाए। मैं फिर वही कहता हूँ कि यकीनन कहीं ना कहीं रुकावटें होंगी, इन पार्टी में होंगी, ब्यूरोक्रेसी में होंगी, जुडिशरी होंगी, लेकिन एक नीयत जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। वो मुराद अली शाह में एक अच्छा इंतखाब है। मैं समझूंगा कि मैं चाहूँगा कि उनको जो यही फैसला पीपल्स पार्टी का रहे, आगे जाके बदल ना जाए, तो शायद सिंध में जो है कुछ तब्दीली। वज़ीर आज़म कौन होगा इस पर भी बात करेंगे, और ये जो है वो अगले आने वाली हुकूमत के लिए क्या टास्क होंगे, चैलेंजेस होंगे, और किस तरह से हुकूमत बन रही है। जावेद साहब आपसे भी राय लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे जाने से पहले कि जी जो है इस्लामाबाद सब पहुंच रहे हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, आसिफ अली जरदारी साहब भी। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं मुराद अली शाह साहब को एज न्यू CM सिंध, और फिर हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपकी नज़र में? नहीं, वो तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो सारी बातचीत तकरीबन तय हो गई। मैं 95% तो तय हो चुकी मामला। तय अनाउंस क्यों नहीं हो रहा? शहबाज शरीफ अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? लाहौर पंजाब में मरियम नवाज बन रही हैं CM। हाँ, उनका अच्छा, नाम तो बहुत यहाँ पहले है। अब ज़्यादातर इम्कान है ये एक आध दिन में नहीं अनाउंसमेंट कंफर्म होने वाली है बेसिकली कि मुराद अली शाह ही होंगे। और मुराद अली शाह ने जैसे फ़हीम भाई ने कहा कि काफ़ी सारे काम किए, और आगे उम्मीद है कि अब वो और तेज़ करना चाहिए काम में। जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ, उनको फोकस कराची पे करना चाहिए। जैसे CM पंजाब ना फोकस लाहौर पे करता है, तो नज़र आती हैं चीज़ें, पिंडी पे फोकस करते हैं, नज़र आती हैं चीज़ें। मेन शहर पर फोकस करें, फिर आगे अब जाएं।
तो इनको भी उस तरह तेज़ी से कुछ काम करना है, जो शिकायतें लोगों की दूर करनी कि यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल सबसे ज़्यादा हैं, उसके लिए काम करें, अंडरपास फ्लाईओवर बनाएं, चीज़ें बेहतर करें। बस कर दें यार, और ना बनाएं, जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन बना के हमारा हाल कर नहीं, रहे वो हैं। तो बनाए तो ना, खोद रहे खाली। वो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। देखें, रेड लाइन बना दें, बोगस मंसूबा है जिसपे सिर्फ आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी रोड इतनी चौड़ाई नहीं, इतनी नॉर्थ नाजाबाद और सुरजानी से नागन तक की रोड की है, और यहाँ यूनिवर्सिटी रोड पे बीच में, रोड के बीच में ग्रीन बेल्ट है। आप समझिए 6 से 7 फीट होगी मुश्किल से, वहाँ ग्रीन बेल्ट है कम से कम 40 से 50 फीट की ग्रीन बेल्ट है, उसमें आप बस चल रही है, सुकून से चल रही है। लेकिन आप उसका मुकाबला इस रोड से नहीं कर सकते। वो 320 फीट चौड़ी सड़क है नॉर्थ वाली, नॉर्थ नागन से लेकर आपका सर सैयद कॉलेज नाज़ाबाद तक, और ये सुरजानी से नागन से लेकर सुरजानी तक। तो ये उतनी चौड़ी सड़क नहीं, यहाँ इनको ये नहीं बनाना चाहिए था। या तो ऊपर एलिवेटेड करते हैं इसको, जो आप बोले आप वहाँ से मॉडल से लेकर आप कैंट तक आए, सफूरा से होते हुए फिर आप यूनिवर्सिटी रोड पे पूरा जेल चौड़ेंगे, फिर आगे आप मज़ार कायद के पास से होते हुए आप नुमाइश पे। मुझे तो वैसे भी अब लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म करें और आप जो है ना वो सारे दरख्त काट दें और उनके ऊपर सड़कें, या आप जो है ना वो कंक्रीट का जंगल शहर को बना दें। अब हमें वैसे भी जो है ना वो एक ट्रैक ऊपर जाना पड़ेगा या बिलो जाना पड़ेगा। देखिए, अब उस तरफ हमारा प्लान नहीं है। आप तो जापान में रहकर आए, आपने देखा कि कितनी अच्छी मॉडर्न ट्रेन्स वहाँ पे, उनका मोनोरेल सिस्टम कितना अच्छा है और उन्होंने किस तरीके से उसको रन कर रहे हैं। हमारे यहाँ ना अभी तक मोनोरेल सिस्टम है, ना जो है ना वो फ्लाईओवर्स हैं। हम ठीक है, हम जापान से मुकाबला नहीं कर सकते, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, हमसे 40, 50, 60 साल आगे, लेकिन हम इंडिया से लोग कर सकते हैं ना। इंडिया में अब तो जापान ने काम किया इंडिया में, 3-3 साल में एक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, और 2010 में वो 7 से 8 रूट बना चुके थे ट्रेनों के अंडरग्राउंड, और वहाँ 3 तह में ट्रेन चल रही है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ जो, अच्छा वहाँ भी दिल्ली पुराना जो है वो सड़कें छोटी हैं, कोई पुरानी नहीं, बहुत चौड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने अंडरग्राउंड बहुत काम किया। जापान को सिर्फ इंडिया ने पैसे देता रहा, वो काम करते तेजी से। आप उनको पैसे देंगे वो काम करेंगे, लेकिन बात ये कि आप नियत करें, इरादा अच्छा करें कि काम होना है तो हो जाएगा, लेकिन आप नहीं करेंगे। अब वहाँ इतना फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। जब मैं 2010 में गया था, मैं 5 बार इंडिया गया हूँ तो मुख्तलिफ कवरेज के लिए, तो जो वहाँ मिनिमम रेट था ट्रेन के टिकट का 8 रुपये था और मैक्सिमम 19 रुपये। तो हमारा अभी भी जोड़े तो 3 गुना कर लें आप, 60 रुपये मैक्सिमम, या 4 गुना कर दो 80 रुपये, तो कोई ज़्यादा नहीं था। लेकिन उन्होंने सिस्टम बना दिया और सारा सिस्टम उनको जापान ने उनको करके दिया। अब वहाँ इंडिया ने इनसे पूरा सिस्टम संभाला हुआ है। बहुत सारी चीज़ तरक्की, हमें अपने पड़ोसी मुल्क को देखना चाहिए। हम ठीक है, हम तरक्की याफ्ता यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या जापान वगैरह का मुकाबला नहीं कर सकते। रेप्लिकेट ना करें आप, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वैसे ही जो है ना पूरा शहर कर दें, लेकिन आप स्टार्ट तो करें। आपने BRT वगैरह भी आप लेकर आए, तो चाइना में और दीगर ममालिक में देखकर ही आप बसेस लेकर आए। कल आप यकीन करें, वो मॉडल की आप लोग बात करें तो मॉडल कॉलोनी की सड़क बेइंतहा ख़राब है। कल वो जो ग्रीन वाली नई बसेस आई हैं, वो मॉडल कॉलोनी की जब वो सड़क पर गुजरी है, तो जब जिस उस सड़क पर मुझे अपनी गाड़ी ले जाते हुए दुख हो रहा था, मैंने कहा यार ये इतनी लो प्रोफाइल सड़क, वो ये बस है, ये देखने में भी इंतहाई नाजुक लग रही होती है वो, कि ये तो पानी में भी डूब जाएंगी और ये गंदी सड़क पर भी ख़राब हो जाएंगी। तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार ये किस सड़क पे आप इस बस को लेकर आ रहे हो और चला रहे हो, ना उधर जगह है, ना उधर गटर का जो है वो फुल पानी बह रहा है। वो उस सड़क को टूटे हुए भी 3.5 से 4 साल हो गए, लेकिन वो सड़क टस से मस नहीं हुई है। तो ये तो हाल है कि आप बस ले भी आए, प्रोजेक्ट ले भी आए, तो जब तक आप उनको मैनेज नहीं करेंगे कैसे चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी मुल्क में आप कम्युनिकेशन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं। अगर पंजाब पे नवाज शरीफ का कोई एहसान है तो वो यही है कि उसने मोटरवे बनाई, और मोटरवे के ज़रिए जो है उन्होंने मुख्तलिफ छोटे शहरों को बड़े शहरों से इंटरकनेक्ट कर दिया। उसके नतीजे में आप पंजाब में कहते हैं कि तरक्की हुई है, वो तरक्की का असल जो बेस है वो मोटरवे है। बिल्कुल। हमने क्या किया है, हम कराची को जो है हम ये कहते हैं कि जी वैसे ही बात कर लें चलें, जो एक सियासी बयान के तौर पे कि जी 3 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है। इस 3 करोड़ से ज़ायद आबादी के शहर में आप मुझे एक सड़क ऐसी नहीं दिखा सकती जिस पर आप 1 किलोमीटर जाएं और आपके हाथ में गर्म चाय का कप और वो आप चाय जो है गर्म ड्राइव करते हुए पी लें। ये पॉसिबल नहीं है शहर में। तो आपने बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपको सड़क बना भी दें तो कुछ अरसे के बाद जो है कोई यूटिलिटी कॉरपोरेशन आकर जो है उस सड़क को तोड़ दे कि जी मुझे अपनी लाइन डालनी है, मुझे अपने तार बिछाने हैं, मुझे फ़लाँ काम करना है, और रोड की ऐसी तैसी हो जाती है। आप किसी और की बात ना करें। इस वक्त जो हम ये रेड लाइन की अभी हम जैसे बात कर रहे थे, तो रेड लाइन बनने से कुछ ही दिन पहले जो है आपने यूनिवर्सिटी रोड के दोनों ट्रैक यहाँ से लेके आपका क्या कहते हैं न्यू MA जिना रोड से लेके और आपने सफूरा तक बनाए थे,
उसके बाद आज आप उनको दोनों को दोबारा से खोज चुके हैं, तो कहाँ गया वो मंसूबा, कहाँ गया? जबकि आपको पता था कि यहाँ जो है ये बननी है, तो आप या तो वो पहले मंसूबा खड़ा शुरू कर देते। आपने करोड़ों रुपए, और फिर वो रोड बनने के बाद जो पहली बारिश हुई जो सिर्फ चंद माह बाद ही हो गई थी, उसमें आपने देख लिया कि यूनिवर्सिटी रोड का क्या हाल हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जिस तरह से पैसा निकलता है, जो करप्शन होती है, उसके ऊपर अगर एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा आप कुछ लोगों को ऐसी सज़ा दे दें कि उस सज़ा पे अमल दरामद भी हो जाए। ये ना हो कि जनाब मातहत अदालत से सज़ा हो गई, आला अदालत से जाके मुलजिम जो है वो बरी हो गया, ये अगर किसी वक्त ना हो कुछ लोगों के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में, इस शहर में आपको कुछ डिलीवरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम क्या लगता है कि वो जो है करप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। देखें, करप्शन इस मुल्क के लोगों के रगों पे में उतर चुका है। पंजाब में नहीं होता क्या? लेकिन पंजाब में ये होता है कि जी वो अगर 10 रुपये खाते हैं तो 90 रुपये लगा देते हैं, और यहाँ कहा जाता है कि अगर 10 रुपये लगाने हैं तो 90 रुपये खाने हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कराची तो के मेरे लोगों ख्याल को। से अब तो नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टास्क यही है कि आप जो है वो ब्यूरोक्रेसी को भी साथ रखें और करप्शन का जो है वो खात्मा करना होगा। ब्यूरोक्रेसी भी ऐसी हो जो आखिर रिटायरमेंट के करीब जाके जो है इतराफ जुर्म ना कर रही हो। देखिए अभी कमिश्नर पिंडी के साथ फ़हीम भाई ने अच्छा पॉइंट आउट अच्छा, किया। इस पे मजीद आप ऐड करिएगा जावेद भाई, दिन क्या ऐड पहले- करना चाह रहे हैं? मुझे कोई ब्रेक लेने दें, उसके बाद आके आप कंटिन्यू कीजिएगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। तो जावेद भाई, आप जाने से पहले कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहता जैसे जाने फ़हीम से भाई पहले नहीं, ब्रेक से पहले। फ़हीम भाई ने बताया था कि हाँ, ब्रेक से पहले कुछ लोग आखिरी वक्त में अपने जॉब के सच बोलना चाहते हैं, तो वही अभी 3-4 दिन पहले भी कमिश्नर पिंडी ने बोला कि ऐसा ही हो गया। अच्छा, ये नहीं पता चला उनको कि अभी और कह रहे मैं खुदकुशी भी करना चाहता है, तो उनको फिर अचानक उनकी नज़र पड़ी और पासपोर्ट का ताज़ा वीज़ा लगा, 5 साल का जिंदा वीज़ा। अरे मैं क्यों खुदकुशी कर रहा हूँ? इसके होते हुए खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। वो रुक गए। पूरे मुल्क में यही चल रहा है उनके बारे में कि यार ये आप क्या कर रहे हो, किस तरह की चीज़ें। आपका वीज़ा लग गया, 1 महीने बाद वो रिटायर हो रहे हैं, और अब उनको याद आया कि सच बोलना है। और हालांकि कोई उनका वो करेक्टर नहीं था इस इलेक्शन के सारे मामलात में, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, और मैं अब इतराफ़ जुर्म करते हुए सारी चीज़ें बताऊंगा पुलिस को, ये करूँगा। तो अब उनके खिलाफ ही तहकीकात शुरू हो गई है, गिरफ्तार भी उनको करने का हुक्म दे दिया गया है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही चल रहा है, पूरा सिस्टम यही चल रहा है। और सबसे बड़ा सिस्टम को जो है वो ऑर्गेनाइज करने का या मैनेज करने का तरीका ये है कि जी ऐप्स बंद कर दें आप। और हम देखा ट्विटर भी, एक्स क्या नाम हो गया उसका, एक्स जो है वो भी बंद हो गया। देखिए, सोशल मीडिया जो है ना वो बेसिकली इस वक्त बंद कम्युनिकेशन करने का से क्या सबसे होगा? बड़ा नहीं, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो सबसे बड़ी सोर्स तो इस वक्त वही है ना। और यही उस दिन कोशिश हुई थी जिस दिन जो है वो इलेक्शन थे कि जनाब आप कम से कम नेट बंद कर दें, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दें, तो उसके ज़रिए लोगों के राब्ते उस नौयत के ना हो कि वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंच सकें। ये उस वक्त की सोच मुझे लगता है कि कुछ दिमागों की थी, और उसका लेकिन कोई मुझे इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। जिस तरह का टर्नआउट है, ठीक है 48% कोई इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है जिस तरह का सोचा जा रहा था कि आप मोबाइल सर्विसेज बंद करके आप उसको जो वो नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे। और उस सूरत हाल में जब लोगों को ये भी वो नहीं हो कि जनाब उन्होंने किसी एक इंतखाबी निशान पे वोट देना, उनके सामने बहुत सारे इंतखाबी निशान हो और वो याद रख के पोलिंग स्टेशन पे पहुँचे, उन्होंने वोट दिया। तो ये कम्युनिकेशन गैप लाने की कोशिश हो रही है, और ये कम्युनिकेशन गैप लाने की कोशिश इतनी बुरी नहीं है। कुछ दिमागों में इस हवाले से बहुत क्लियर है और बहुत अरसे से है कि वो इसके ज़रिए सिर्फ दहशतगर्दी को रोकने का एक बयानिया बनाकर दीगर चीज़ें जो हैं अपने दीगर टास्क जो हैं वो पूरे कर सकते हैं, और वो करते चले आ रहे हैं। तो दुआ ये करनी चाहिए कि जनाब अगर कमिश्नर चट्टा साहब जो हैं उन्होंने जो कच्चा छट्टा खोला है उसके बाद कुछ और लोग भी जो हैं वो सामने आ जाएं, और किसी और के दिल में भी अगर खौफ खुदा जागता है और उनका ज़मीर जो है वो अब सोने की नींद अपनी पूरी कर चुका है, तो कुछ और लोगों को भी सामने आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि नौकरियों से जाते जाते जो है जागने का वक्त आ जाता है, और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में ब्रेकों का वक्त आ गया। थैंक यू सो मच फ़हीम सिद्दीकी साहब फॉर कमिंग इन द शो, एंड जावेद इकबाल साहब आपने भी वक्त दिया, आप दोनों का शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद, और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे आज के सेगमेंट में महानूर अली से, जो कि जूनियर चैम्पियन हैं और उन्होंने नंबर 1 जो है वो रैंक हासिल किया है। गोल्ड मेडल है स्कॉटिश जूनियर ओपन एडिनबर्ग में जो हुई 2023 में। इसके अलावा जो है वो विमेन नेशनल चैम्पियनशिप में भी हिस्सा लिया और उसमें जो है वो सिल्वर मेडल हासिल किया। वेलकम टू द शो महानूर, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं।
बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं कि आपका जो सफ़र है कैसे शुरू हुआ स्क्वॉश में, और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं आप, किस तरह से स्क्वॉश चैम्पियनशिप्स में आई? शुरू में तो बहुत टफ था क्योंकि स्क्वॉश एक बिल्कुल चेंज सी गेम है, इंडोर गेम है, गर्ल्स के लिए खास करके बहुत अच्छी गेम है। तो मेरे अब्बू खुद एथलीट रह चुके हैं, तो उन्होंने हमारे लिए एक फिजिकल फिटनेस के लिए स्क्वॉश ज्वाइन कराया। शुरू में मुझे बहुत शौक था कि स्क्वॉश में मैं कमर जमान, जाशिर खान उनकी तरह मेहनत बनूं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे अब मैं मेहनत कर रही हूँ और आगे भी उनकी तरह बनूंगी। तो अभी स्कॉटिश यूनियन में अबू ने लेके, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक नया एक्सपीरियंस था हमें, मतलब यूरोपियन प्लेयर से खेलने का बड़ा मौका मिला। इससे पहले मैं मलेशिया में खेली थी, जो कि बहुत अच्छा रहा, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। फिर मैं जबरदस्त। ब्रिटिश जूनियर खेली, तो उसमें मैंने क्वार्टर फाइनल खेला। तो महानूर, ये सफ़र तो आपका बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। अब अभी आपने रिसेंटली जो चैम्पियनशिप विन की है, उसका एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कीजिए। मैं अभी स्कॉटिश जूनियर खेल के आई हूँ इंग्लैंड से, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक नया एक्सपीरियंस था। तो जिसमें मैं इंडिया के प्लेयर्स से खेली, सिंगापुर के प्लेयर्स से खेली, मलेशियंस, जापानीज, बहुत अलग अलग प्लेयर से खेलने का मौका मिला। और फाइनल मैच मैं आपका किसके साथ था? जी, फाइनल मैच आपका किसके साथ था? फाइनल भी मेरा इंडिया से ही था, तो बहुत प्रेशर था, लेकिन मैंने मेरे अबू ने कहा कि अब ना खेलना, बहुत अच्छा खेलना, प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने उसे भी 3 स्टेट हराया। ज़बरदस्त मानूर। तो ये बताएं कि जो आप मुख्तलिफ जो है वो चैम्पियनशिप्स में जाती हैं, आपने जैसे भी बताया मलेशिया में आप गई, यूके में आप गई, वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप में आपने हिस्सा लिया। ओवरऑल ये जो सफ़र है आपका, इसमें कितनी मेहनत दरकार होती है, कितनी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है? बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मेहनत के बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपको फ्री में तो कोई ना आपको गोल्ड मिल सकता है, वो क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन होती है गर्ल्स में खास करके, और बॉयज में भी होती है, लेकिन गर्ल्स में भी बहुत होती है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो मैं खेली थी सीनियर, तो उसमें भी मतलब मैं सीनियर में कभी मैंने कोई पोजीशन नहीं ली। मेरा फर्स्ट टाइम था, और मैंने अपसेट किया अपने से बहुत सीनियर लड़की का, जो थी टॉप सीड पीएसए की, मतलब पीएसए इंटरनेशनल रैंकिंग थी उसकी बहुत अच्छी। तो उसको मैंने अपसेट किया, तो बहुत एक नया एक्सपीरियंस था, मैं बहुत ज्यादा खुश थी। फिर फाइनल मेरी अपनी बहन से आया, तो वो सीनियर है, जाहिर ही बात है, प्रेशर भी होता है, तो उससे तो मैं हार गई। अच्छा, तो ये बताएं महानूर कि आप जो है वो कहाँ ट्रेनिंग करती हैं, किसके साथ जो है, कोचेस कौन है आपके, किस क्लब में या किस जगह पर आप जो है वो अपनी स्क्वॉश की ट्रेनिंग करती हैं, और कितनी देर? अभी तो मैं पेशावर में ट्रेनिंग कर रही हूँ, और मेरे कोच जो है तो रियाज सर है, हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं, और वो भी फिजिकल फिटनेस हमारी अलग होती है, हमारी डाइट शेड्यूल अलग होता है, और ट्रेनिंग अलग होती है। तो अभी रमजान भी आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग अलग ट्रेनिंग करेंगे, और इंशाल्लाह इसके बाद ऑस्ट्रेलियन जूनियर आ रहा है, उसके लिए भी बहुत मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह गोल्ड लाऊंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट चैम्पियनशिप का टारगेट क्या है और कहाँ पर है, कौन सी है, अभी इरादा है आपका मजीद हिस्सा लेने का? अभी रमजान के बाद ऑस्ट्रेलियन जूनियर आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, और उसके वो भी बहुत अच्छा होगा, जिसमें मैं अपनी ऊपर कैटेगरी खेलूंगी, जो होगी अंडर 13। अभी मैं अंडर 11 जीती थी, उसके बाद मैं अंडर 13 खेलूंगी इस टूर्नामेंट में। तो अब उसके लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह अब देखती हूँ कि उसमें भी गोल्ड है। अच्छा, वैसे आपका ये पर्सनल इंटरेस्ट भी था स्क्वॉश में, या सिर्फ वालिद साहब के कहने पर आपने जो है वो उसको कंटिन्यू किया है? मेरा खुद बहुत शौक था, मुझे स्क्वॉश पहले से बहुत ज्यादा पसंद था, स्क्वॉश, बैडमिंटन, और अब्बू का भी शौक था कि मैं कुछ बनूं, हम तीनों बहनें कुछ बने। तो फिर जब शौक होता है, फिर मेहनत, तो मेहनत के आगे तो कुछ नहीं होता। बाकी बहनें भी आपकी स्क्वॉश प्लेयर्स हैं? जी जी, मेरी बड़ी बहन 18 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट है, और जो मुझसे मतलब मिडिल है सैरिश अली, तो वो भी 6 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट है, मैं 8 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट। वो भी बहुत अच्छा खेलती है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। ज़बरदस्त। तो यानी ये सब पूरी फैमिली जो है ना वो, अगर देखा जाए स्क्वॉश में, तो वो एक रिकग्निशन रखती है और पसंद भी लोग करते हैं यकीनन आप लोगों को। तो ये बताएं कि जो ओवरऑल जो स्टडीज़ है वो तो आपकी मुतासिर नहीं होती खेल की वजह से, और उसको किस तरह से साथ साथ लेके चलती हैं, क्योंकि बार बार
इंटरनेशनल टूर्स पे जाना, प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग्स करना, इतने दिन ऑफ रहना, तो इन सब चीज़ों को मानूर कैसे बैलेंस करती हैं और क्या पढ़ रही हैं? स्टडीज और स्पोर्ट्स को एक साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम्स हो और फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, कि फाइनल एग्जाम्स भी होते हैं तो उनको भी नहीं छोड़ सकते और टूर्नामेंट को भी नहीं छोड़ सकते। तो उनको मैनेज करना ये होता है कि हम लोग जब सुबह में खेलते हैं तो फिर मेरी मम्मा जो है तो हमारे साथ बैठ के हम लोग पढ़ाई करती हैं, हमारे साथ ऑनलाइन में पढ़ती हूँ, क्योंकि स्कूल जाने के लिए मतलब सुबह में ट्रेनिंग होती है, स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अपना सारा कोर्स कवर कर लेती हूँ, जो कि मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स में है तो हम हमारी जहन भी तेज होता है, तो हम लोग स्टडीज को कवर कर सकते हैं। तो उसी तरह फिर मुश्किल हो जाता है स्कूल जाना, लेकिन हम लोग सब कुछ अच्छा कौन कर से लेते हैं। स्टैंडर्ड में आप, कौन से स्टैंडर्ड में? मैं अभी 7th क्लास में प्रमोट हुई हूँ और मैं अपनी क्लास टॉप कर चुकी हूँ 2 साल। अरे वाह, ज़बरदस्त। यानी ये क्लास टॉपर भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ओवरऑल जो अभी देख रहे हैं कि आगे ऑस्ट्रेलियन चैम्पियनशिप भी आई, जब आप बाहर मुल्क मालिक में जाती हैं, दूसरे प्लेयर्स के साथ खेलती हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपको लग रहा होता है, या आपको किस चीज़ की कमी अपने अंदर या ओवरऑल महसूस हो रही होती है? पाकिस्तान में फैसिलिटीज की थोड़ी कमी है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि जब मैं उनको देखती हूँ उनकी ट्रेनिंग हमसे इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी फैसिलिटीज ज्यादा है तो वो लोग इसलिए हमसे आगे है, वरना हमें जितना टैलेंट है वो उनमें उतना नहीं है। तो हम लोग मेहनत डबल करनी पड़ती है हमें उनके लेवल तक आने के लिए। किस तरह उनकी की फैसिलिटीज मिसिंग है हमारे यहाँ प्लेयर्स के लिए स्क्वॉश में? मानूर, कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि स्क्वॉश प्लेयर्स में आप देखती हैं कि हमारे यहाँ वो नहीं है, बाहर जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, किस चीज़ का फुकदान आपको लगता है? उन्हें इंटरनेशनल टूर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं जो हमें नहीं मिलते, तो उसकी वजह से उन्हें एक्सपीरियंस डबल होता है हमसे, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस में खेलते हैं तो उस वजह से वो लोग हमसे जीत जाते हैं। लेकिन हमें क्योंकि टूर्स इतने ज्यादा मिलते नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव भी होते हैं ज्यादातर इंटरनेशनल टूर्स, तो हम पाकिस्तान उनके अपने मुल्क में भी बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, गेम सेंस उनकी अच्छी होती है, जितनी हमारी मतलब हमें टैलेंट तो बहुत होता है, हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, डबल मेहनत करते हैं, लेकिन हमें गेम का वो प्रेशर हैंडल कर। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया मानूर हमारे साथ मौजूद थी। और यकीनन प्रेशर भी हैंडल करना होता है दुनिया भर के प्लेयर्स के साथ, जब आप खेल रहे होते हैं तो एक यकीनन डिफरेंट एक्सपोजर हो जाता है। लेकिन मानूर की जो अचीवमेंट्स हैं उनको देखते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है स्कॉच जूनियर चैम्पियनशिप में, इसके अलावा मज़ीद भी जो है वो तमगात अपने नाम रख चुकी है। पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ जो है पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, डिफरेंट ममालिक में जाकर रोशन करी हैं। थैंक यू सो मच मानूर अली, आपने हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी और आपने हमें शो के लिए वक्त दिया। वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर फ्यूचर जो है वो चैम्पियनशिप्स, एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, जिस तरह से हम यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ भी हाजिर होते हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि हम जो है वो अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी के अंदर कैसे पॉजिटिविटी ला सकते हैं, कैसे जो है वो एक दूसरे को कहते हैं ना कि लेग पुलिंग तो बहुत आसान होती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों के हालात को बेहतर करना, उनको अपस्केल करना, इसमें कितना अच्छा महसूस होता है, इसमें कितनी खुशी महसूस होती है। हम ये भी सुनते हैं बारहा कि जब अपने से ज़्यादा खुशी तब होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा बंदा, उसकी ज़िंदगी में खुशी आ जाए, किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए, किसी की ज़िंदगी के हालात बेहतर हो जाएं। तो इन सब को करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या ये बहुत मुश्किल काम है या ये बहुत आसान काम है, और कैसे किया जा सकता है? हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। वैसे तो वो किसी तारुफ के कोई भी मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। इमरान साहब, कैसे हैं आप? ऑल गुड, ज़बरदस्त। लिटरेचर फेस्टिवल का जिक्र कर रहे थे, वो भी पूछूंगी कैसा रहा आपका। और एनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनी अरसलान, वेलकम टू द शो। आप जो है वो लाइफ एंड पर्सनल कोच हैं। डॉक्टर इमरान को सब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और इमरान भाई से हम मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक्स पर डिस्कशंस करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो यकीनन जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इमरान भाई ये बताएं कि लिटरेचर फेस्टिवल कैसा रहा और कैसी एक्टिविटी रही? आप गए थे?
मज़ा आया आपको? एक लिहाज से कराची और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था कि इस तरह के प्रोग्राम्स हों जहाँ पे लिटरेचर और कल्चर सॉफ्ट इमेज दिखाया जा सके, और फिर वहाँ पे जो इतनी बड़ी तादाद 3 दिन में आई है ये भी शो करता है कि एक ये रिजिलियंट लोग हैं ना। हमारा एक चेहरा कुछ और दिखाया जा रहा है और बदकिस्मती से इस वक्त जो इलेक्शन के बाद के हालात हैं उसमें और भी मस्क करके और उसमें दुनिया भर से जो है वो मंदूबीन आए थे, वो सबसे ऐसे अच्छी ही ना, बात थी। मस्त था। तो यहाँ पर भी यही था कि तमाम इंग्लिश और उर्दू के अलावा तमाम जो हमारी ज़बानें हैं, सिंधी, बलूची, उर्दू, उनकी किताबें, उनके स्पीकर, फिर मुशायरा, और इस तरह मतलब इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपने, और एक और मेरी, क्योंकि मैं खुद एक स्पीकर भी था, मेरी बुक भी लॉन्च हुई है इसी इसके अंदर, यूथ का जो पॉजिटिव इमेज देखा और पार्टिसिपेशन देखी ना। हम हमेशा एक यूथ पे भी आप कहते हैं हम कैसे इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो उन लोगों का वहाँ पे होना, और फिर ये कि जितने हमारे सीनियर्स हैं, सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर पोएट, सीनियर अदीब, उनका वहाँ पे मौजूद होना, तो मुझे जो ब्लेंड अच्छा लगा कि मतलब बड़े की शफ़क़त मौजूद थी, टैलेंट मौजूद था, विजडम मौजूद थी। तो इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो डेफिनेटली हमारे मुल्क के लिए और पर्टिकुलर कराची के इमेज बिल्कुल ऐसे हमने भी उस पर बात की थी, और जिस तरह से वो बता रहे थे अपने प्रोग्राम्स वगैरह तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। लेकिन ये मेरी जो है ना, वो कहते हैं ना कि वो बदकिस्मती है कि मुझे टाइम नहीं मिल सका और मैं नहीं जा सकी। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत अच्छा हो जाता है फॉर अ चेंज, और इस तरह की चीज़ों की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी बहुत अच्छी हो। जहाँ हम पॉजिटिविटी फैलाने की बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ें पॉजिटिविटी फैलाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया होती हैं। तो एनी, डू यू अग्री? और वैसे भी दूसरों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आना या जो है दूसरों को अपस्केल करना, इसके लिए क्या है बहुत एफर्ट दरकार होती है? ये बहुत ईजी सा टास्क है या ये बहुत मुश्किल काम है? कैसे किया जा सकता है? ये आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। यस, आसान इसलिए है कि जब आप इस रास्ते पे निकलते हैं तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे अपने जो दे बिलोंग टू द यू बिलोंग टू अ सोसाइटी लेटर, कि जो बिल्कुल आप जैसी सोच रखते हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यू स्टार्ट फाइंडिंग दैम वन आफ्टर अनदर। लेकिन सब मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ एक इंटेंट से शुरू होती है। तो आइडियली आई थिंक इन आवर कल्चर, इन आवर सोसाइटी, स्पेशली इन रीसेंट टाइम्स, द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वो इंटेंट तक पहुंचने की हिम्मत या वो इंटेंट तक पहुंचने की मोटिवेशन वी आर लैकिंग देयर। वी आर सो मच इनटू आवर ओन चैलेंजेस कि उसके बियॉन्ड जाके हम किसी के लिए कुछ कर सकें, देख सकें, वो हमसे हो नहीं पा रहा। और जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, इन दिस ऑल विद ऑल दीज मीडियम्स टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दीज टॉपिक्स मेक इट मोर ईजी। तो वेकअप कॉल मिलती है जब हम इस तरह की बातचीत करते हैं और बार बार बात करते हैं, तो लोग ये देखते हैं और सुनते हैं, फिर समझते हैं, और फिर ऑफ कोर्स उनको वो मोटिवेशन वहाँ से मिलती है। एक दफ़ा जब आपके पास मोटिवेशन आ गई तो काम बहुत आसान है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाना और वहाँ तक ख़ुद को लेकर जाना, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। अच्छा, हम क्या कर रहे होते हैं उमूमन, हमारी ये प्रैक्टिस देखने में आती है कि जी हम ये समझते हैं जो कि गलत है कि जी इसको यहाँ से हटाओ तो मुझे जगह मिल जाएगी, बहुत आसानी से हम समझते हैं ना। एक कुर्सी की जंग तो आप बखूबी उस पर बात कर ही सकेंगे। लेकिन ये है कि लेग पुलिंग इज़ ईजी, हम दूसरों का स्केल बढ़ा के खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते। हमारी ये अप्रोचेज़ नहीं है कि यार मैं इसको भी आगे बढ़ाऊंगा तो खुद भी आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हम दूसरे की कुर्सी पे बैठना चाह रहे हैं, ये हटे मैं इसकी जगह ले लूँ। ये तो आप बहुत आगे की बात बता रहे हैं ना, बहुत आगे की बात बता रहे हैं। रवैये जन्म कैसे लेते हैं ना, बहसीत माहिर ज़हनी से। हमारा दीन फितरत हमें एक जुल्म की डेफिनेशन बताता है। अगर आपसे पूछे जुल्म क्या है, तो उन्होंने कहा कि किसी चीज़ का उसके मकाम से हटा देना जुल्म है। सही, जिसकी जो जगह है वहाँ से उसको हटा देना जुल्म है। ये सीट आपकी है, आप मेज़बान हैं इस प्रोग्राम के। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए खड़े हों और मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँ, ये जुल्म है। हमारे लिए तो बहुत आसान सी बात है। ये जुल्म है, किसी को जगह ना देना। राइट किसका था, राइट ऑफ वे किसका था, बोलने की बारी किसकी थी। शादी में जो पहले उठ के गया है, खाना उसी को लेना चाहिए ना, या उसको धक्का दे के या बीच में से चमचा निकाल के। हाँ, ये एटीट्यूड ऐसे ही है ना। तो अब हम ये फिर हमारे बच्चे कॉपी करते हैं, तो फिर जब इस तरह के कहते हैं कि हम कहते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, तो इतनी मतलब आपको अकाउंटेबिलिटी बताता है कि किसी की राइट ऑफ वे, किसी का राइट, कोई चीज़ जिस मकाम के ऊपर रखी है। घर में छोटी छोटी चीज़ें, जिसको किचन की चीज़ कहाँ होनी चाहिए, किचन में होनी चाहिए, लेकिन अगर वो आपके किसी दूसरे रूम के अंदर रुल रही है तो आप अपने बच्चे को कहेंगे कि बेटा ये जुल्म है, इस चीज़ के साथ जुल्म है। आप अंदाज़ा करें कि इतना खूबसूरत दीन है कि एक सवारी चल के आई और सवारी के ऊपर जो है वो सहाबी बैठे हुए थे और दूसरे सहाबी से बात कर रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वहाँ से गुज़र हुआ
और आपने देखा एक साहबी सवारी पे बैठ के दूसरे से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा सवारी से नीचे उतर जाइए, आपका हक इतना ही था कि ये सवारी यहाँ से यहाँ तक आपको पहुँचा दे। अब जो आप इस पे खड़े हो बैठ के बात कर रहे हैं, ये जुल्म है। अब हमारे यहाँ अंदाज़ा करें कि हमारे गाड़ी रोक के शीशा नीचे उतार के कितनी घंटों बात हो रही होती है। पेट्रोल जो चल रहा है वो जुल्म है। वेरी ट्रू। ऐसे ही है ना। अब ये अगर हम इस छोटी सी चीज़ को अगर हम पकड़ना शुरू करेंगे, अच्छा ये आपका जो मौजू है वो इसका जवाब है। मेरे फ़राइज़ की कोताही किसी की हक तलफी है। जो मेरा फ़र्ज़ है वो किसी का हक है। अगर मैं अपने फ़र्ज़ पूरे नहीं कर रहा तो मैं हक तलफी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कुछ ना करूँ, अपने फ़र्ज़ पूरे करना शुरू कर दूँ, तो इसका मतलब है कि ये दूसरे का हक पूरा हो रहा है। जो हक पूरा हो रहा है वो पॉजिटिविटी फैल रही है, वो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिवली जा रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम खुद पिक करना शुरू करते नहीं यार ये तो जुल्म है, ये तो मेरी सीट नहीं है। बिल्कुल इट्स वेरी ब्यूटीफुली टेकन बाय हिम। और मैं अगर सिर्फ इसमें बात करूं ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट से भी, तो एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि इवन इन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमें ये टॉक्स बार बार याद दहानी करानी है। बिकॉज मी बीइंग ह्यूमन बीइंग, और हमें पता है हमारे साथ शैतान लगा है हर ओहदे के साथ, हर जगह के साथ, हर जगह आपके पास एक इविल पार्ट ऑफ यू इज़ देयर हु इज़ फॉलोइंग यू, चेजिंग यू एंड ट्राइंग कि वो आपको आपके मकसद से पीछे ले आए। तो आगे बढ़ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ने की चाहत होना या आपकी जगह तक पहुंचने की ख्वाहिश मेरे दिल में होना, ये फितरी अमल है। हर शख्स अपने ऊपर अपने से आगे बढ़ना चाहता है, बट एग्जैक्टली एज ही सेड कि हम वो तरीका कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अगेन जो तरबियत होती है दैट मैटर्स द मोस्ट। लेकिन मैं क्या करूं अगर मैं 35 ईयर्स की हो गई और मेरी तरबियत में वो चीज़ चूक गई, तो फिर उसके लिए ये सारे मैकेनिज़्म जैसे आप बात कर रही हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल में ट्रेनिंग्स होती हैं, कल्चर डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे ये वेकअप कॉल्स हमें याद दिलाती हैं दैट वी हैव अ स्पेसिफिक बाउंड्री टू सेट विद इन आर सेल्फ, कि हमें किसी को धक्का मार के नहीं जाना। एक ड्यू प्रोटोकॉल्स हैं, मैं भी वो क्वालिफ़िकेशन ले लूँ, मैं भी वो स्किल्स ले लूँ, मैं भी वो ट्रेनिंग्स करा के आ जाऊँ जिसके बाद मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाऊँ। अच्छा ये भी हुआ है कि जहाँ पर जिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है वहाँ पर लोग देखते हैं और अच्छा हेल्दी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में और मुख्तलिफ एनर्जी के साथ लोग काम करते हैं कि यार जो भी मैं कर रहा हूँ इसका मुझे जो आउटकम है वो और ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो मुझे और अच्छा करना है, या मेरा जो बॉस है मुझे अपलिफ्ट करेगा, वो खुद भी आगे बढ़ेगा। तो ये एक टीम की जो है वो एफर्ट होती है। क्योंकि दुनिया में हम बहुत पीछे रह गए हैं अभी एज एन अ मुआशरा, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन अ कल्चर। दुनिया में जो डाइवर्सिटी की इंक्लूजन की बात हो रही है, अगर आप उस पर देखें ना तो वो बुनियादी वही बातें हैं जो इन्होंने कही कि हम लोगों की बात करते हैं कि जितने मुख्तलिफ लोग होंगे, जितनी मुख्तलिफ सोचें होंगी, आपके मुआशरे में खूबसूरती उतनी बढ़ती जाती है। पर उन सोचों को पनपने के लिए जो दिल बड़ा करना है वो अल्टीमेटली अगर मेरी टीम में 10 अलग लोग हैं तो वो मुझे ये खौफ ना पैदा हो जाए कि यार ये तो मेरी जॉब खा जाएगा। हाँ, ये अच्छा, चीज़ जब हम पॉजिटिविटी या स्माइल स्प्रेड करने की बात करते हैं, एक अच्छा तासुर देने की बात करते हैं, किसी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी लाने की बात करते हैं, तो इमरान भाई बज़ाहिर ये लग रहा होता है और ये कहा भी जाता है ना कि चेहरों पर रुलाना आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है। और अगर हंसाया भी जा रहा है तो वो अज़राह तज़हीक हंसाया जा रहा है, जो इस तरह का मज़ा हम देख रहे हैं तो मज़ा भी नहीं आ रहा होता उसको देख के। तो आप क्या समझते हैं और किस तरह से हम जो ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हालात लोगों के, क्योंकि आजकल बहुत ख़राब है। देखिए हमारी जिबलत में ये बात शामिल है जो मेरी बहन ने कहा कि अटेंशन, अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। मैं खुद ऑब्वियसली कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बंदा हूँ, ग्लोबली बिजनेस करता हूँ। कंपैरिजन, कंपटीशन तो हमारे अंदर जो जिबलत में मौजूद था, हमने उसको परवान चढ़ाया है। इंसान हैवान है और हर हैवानी हरकत कर सकता है अगर आप उसको फीड करेंगे। कंपैरिजन और कंपटीशन में तो मेरे दीन में है ही नहीं। हसद को हम ज़हनी बीमारी नहीं कहते, रूहानी बीमारी कहते हैं, क्योंकि हसद करने वाला बंदा अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं है। सही। तो कंपैरिजन एंड कंपटीशन क्यों? ये जो दौड़ लगाई है मटीरियलिस्ट वर्ल्ड की कि मुझे जो एक्नॉलेजमेंट अप्रिशिएट चाहिए वो ये आगे कैसे बढ़ रही है, बस मुझे इसको फॉलो करना है। यानी पूरे कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे पोटेंशियल दिया वो सब छोड़ के मैं इस पीछे लग गया कि ये जो बच्ची आगे जा रही है बस मैं इससे आगे चला जाऊँ। मतलब यही मेरी पूरी दुनिया है, मेरी कायनात का मकसद सिर्फ यही है। आप सोचो मैं कितना वीक हूँ कि आप ड्राइविंग सीट पर आप हो। मैं कितना वीक हूँ कि बजाय इसके कि मैं अपने आप को ग्रो करूँ, मैं इस चक्कर में हूँ कि मैं इनका रास्ता कैसे रोकूँ। आप सोचिए ना मेरी वो तवानाई कहाँ पे लग रही है। और फिर अगर जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो, ऐसा ही है ना। तो वो ये कहाँ हो रहा है?
नहीं हो रहा, राइट। अच्छा, अब तो डेफिनेशन आ गई मेंटल हेल्थ की कि अगर आप दूसरों के लिए ज़रूरत नहीं है, अगर आपका वजूद दूसरों के लिए अहमियत नहीं रखता, अगर आप अपने अलावा दुनिया में किसी और के लिए बाइसे रहमत नहीं है, तो आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन कह रही है ना। कुरान पाक ने तो कहा वयक़ीमूनस्सलाता वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ए ईमान वालों तुम कामयाब हो नहीं सकते जब तक तुम मुझसे ताल्लुक़ कायम ना कर लो जिसका एक ज़रिया नमाज है, और उस रिस्क में से जो मैंने तुमको दिया है वो खर्च ना कर दो, तकसीम ना कर दो। तो मेरी जितनी सलाहियतें और जितनी नेमतें, जिसको मैं कह रहा हूँ ना, मैं PhD हो गया, मुझे ABCD किसने पढ़ाई थी? मुझे बोलना किसने सिखाया था? मुझे जुमले किसने बनवाए थे? वो असातिज़ा कहाँ गए? उनका किरदार कहाँ गया? वो वालिदैन कहाँ गए जिन्होंने मेरे साथ काम किया? ये जो कपड़े पहन के मैं बैठा हुआ हूँ, वो कपड़ा बनाने वाला कहाँ गया? आज पत्ते बांध के बैठा होता अगर वो कपड़ा ना बनाता। मेरे पास लाखों रुपए रखे और कपड़ा ना अवेलेबल हो तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं कर सकते। तो कितने हज़ारों लाखों लोगों ने मेरी ये किरदार साजी की है, कितने लोगों ने मुझे ये सलाह, और मैं यहाँ बैठने के बाद पता नहीं क्या चीज़ बन गया, वो शैतान वो ये कहता था ना मैं। तो अब मैंने जब उन सब को भूल गया और उन सबको बाईपास करके कह रहे कि जी मैं हूँ, मेरी सलाहियत, मेरी मुझे पता है 5 मिनट ऑक्सीजन डेप्रीवेशन हो जाए सारी ज़िंदगी के लिए, बोल नहीं सकता। और इस सब का हमें अंदाज़ा कोविड में बहुत अच्छे वो तरीके भी से हो हो गया गया आपको। कि इतना कुछ भी रखे हुए हैं लेकिन कुछ नहीं कर क्या पा कर रहे। सके? कुछ नहीं कर सके ना। तो अब पॉइंट ये कि ये जो हमारी प्रोग्रामिंग है ना, ये जो कमर्शियल प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर मुझे मटीरियलिज्म के पीछे भागना है, सिर्फ अपने आप को फोकस करना है और फिर ज़ाहिर परेशान होना है और फिर एक्सपेक्ट करना कि लोग मेरे ख्याल करें जबकि मैं लोगों का ख्याल ना करूँ। ये तो दीन इतना खूबसूरत है कि ये तो कहता है कि जी रिश्ते अगर बेहतर बनाने हैं, लाइफ अगर बेहतर बनानी है, तो ना इंसाफ होगा, ना अदल होगा, एहसान होगा, तो रिश्ते बेहतर होंगे। तो रिश्ते बेहतर होंगे। तो अगर आपको उस मकाम पे जाना है तो फिर आप एहसान की जो है वो तगोदो करें, उसके लिए फ़ाइट ना करें कि जी मेरा हक, मेरा आधा मुझे मिलना चाहिए। वो तो छोटी सी बात क्विकली जो है फिर आप बता दीजिएगा। इंसाफ निस्फ से निकला है, आधा आधा। अगर ये जो चीज़ें आधी इनको दे दी जाए, आधी इनको दे दी जाए, ये आधा आधा है। अदल क्या है? एक दो चीज़ें रखी हुई है, ज़रूरत किसको ज़्यादा है, एब्सोल्युटली। जिस एक तो ज़रूरत किसको ज़्यादा है और बोझ कौन ज़्यादा उठा सकता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर हम हाइपोथेटिकली दोनों एक मजदूरी पे जाएं, मैं बहैसियत मर्द 8 उठा सकता हूँ, आप अपनी टोटल कैपेसिटी पे 2 उठा सकती हैं, तो हम दोनों बराबर काम कर रहे हैं। कि वो निज़ाम 8 और 2 को गिनेगा, ये निज़ाम अदल का 2 और 8 को बराबर लिखेगा, क्योंकि आपने भी अपनी पूरी कैपेसिटी उठाई है, मैंने भी पूरी कैपेसिटी उठाई है। और इसके अगला स्टेप क्या है? एहसान क्या है? आपके हिस्से की एक ईंट मैं उठा लूँ और आप चाह रही हैं कि मैं उठा लूँ। सही। अब ये होगा अदल। तो हम जिस जगह फंसे हुए हैं ना, वो उसी निस्फ पे ही हैं, आधा आधा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, और उसमें से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो बरकत गायब हो गई। ऐसे ही ना, बरकत ही गायब हो गई और ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट हम पर, हमारे घर पे, हमारी सोसाइटी पे, और वही खींचतानी जो पूरी दुनिया में चल रही है। खींचतानी की जंग से निकलना कैसा निकला जा सकता है? क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा होता है अगलों को देख के। हमें वही वाली बात है ना कि वहाँ पहुँचना है, जैसे भी आपने भी कहा। अभी इससे बाहर कैसे आ सकते हैं और अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, इस बारे में बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जाने से पहले बात हो रही थी कि किस तरह से एक दूसरे को अब स्केल किया जा सकता है और ये खींचातानी की जंग से यानी कैसे बाहर आएँ, क्योंकि जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे ना खुद खुश रहेंगे ना दूसरों को खुश रहने देंगे। किसी को खुश करना या बेहतरी लाना तो बहुत फिर दूर की बात हो जाती है। अच्छा, मेरा मानना यह है, बीइंग अ कोच, बीइंग HR प्रोफेशनल, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं या पर्सनल लाइफ की बात करते हैं या किसी भी इनफरादी शख्स की बात करते हैं, एक वो चीज़ होती है जो कि मेरे पास ज़्यादा है, यानी कि इखलाक मेरे पास ज़्यादा है, समझ मेरे पास ज़्यादा है और मैं ख़ुद आपसे बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ किसी भी कैपेसिटी में। एक चीज़ ये है कि इन एवरेज अगर मैं किसी भी सोसाइटी में देखूं तो तब्दीली के लिए यू नीड टू सेट रूल्स। इसी तरह जब आप अपने कल्चरल बिल्टअप की भी बात कर रहे हैं ना, कि जब आपको पूरी सोसाइटी में ज़्यादातर डिप्रेशन नज़र आ रहा है, ज़्यादातर खींचातानी नज़र आ रही है, तो अब इसको बाहर निकालने के लिए किसी भी लेवल पर आपको रूल सेट करने पड़ेंगे। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब कहा जाता है कि गाली देने वाले को हम शो कॉज नोटिस दे देंगे, या अगर कोई भी आप कंप्लेन दे रहे हैं तो आपके पीछे इन्वेस्टिगेशन होगी, सिर्फ आपके कहने पे यानी ये शख्स बाहर नहीं जा सकता। तो जब इदारे इस तरह का रूल सेट करते हैं तो उसका मेजर पर्पज़ ये होता है कि आप अपने कल्चर को बिल्ड कर रहे हैं। लाइकवाइज जो आपका सवाल है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, a group of people like you in this channel,
आपकी पूरे चैनल ने एक कम्युनिकेशन मॉडल सेट किया कि कोई भी शख्स एक दूसरे के साथ बदकलामी नहीं कर सकता, ज़ोर से आवाज़ में बात नहीं कर सकता। फ़ौरन तो वो तब्दीली नज़र नहीं आती, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगती है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि यानी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो अपने आप को वेकअप कॉल देना नंबर 1 इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन आप जिस भी पोजीशन पे हैं, आप जहाँ भी बैठे हैं, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आप ज़रूर रखते हैं। आप इस चैनल पे बैठी हैं, ये पूरा आपका स्टेज है। इस स्टेज को सुनने वाले जितने लोग हैं, वो लोग, उनके ऊपर आपका एक इन्फ्लुएंस है। मैं जिस इदारे में बैठी हूँ, मैं जितने लोगों से मैं कनेक्ट होती हूँ, वो सब मेरे लिए मेरा स्टेज है। तो हर शख्स वो चाहे जूनियर पोजीशन हो, सीनियर हो, वो कोई अदब से ताल्लुक़ रखता हो, कोई मीडिया से ताल्लुक़ रखता हो, वो कहीं से भी ताल्लुक़ रखता हो, उसके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसको चाहिए, हर इंसान को चाहिए अपनी अपनी जगह पर एक रूल सेट करे उस बेहतरी की तरफ, जिस बेहतरी की तरफ हमें इस मुल्क को लेके जाना है, इस कल्चर को लेके जाना है। बिकॉज़ हम दुनिया से बहुत पीछे होते जा रहे हैं और हमारे बच्चों को हम ऐसा फ्यूचर नहीं देना चाहते। ये दुनिया रहने के काबिल कहा जाता है कि आपको जो आपका हक है और आप पर हक है इस दुनिया का, जिस तरह आपको मिली और जिस तरह आप छोड़ के गए, तो उसके दरमियान में जो चेंजेस अगर आपने नहीं दी, तो फिर इस दुनिया में आने का और अशरफुल मखलूक़ात होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो प्रोबेबली दैट इज़ हाउ वी कैन सेट इट। असल में जब बच्चों का जिक्र आया ना, तो फिर वही वाली बात कि तरबियत वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम बच्चे को ये चीज़ सिखा रहे हैं, अब ये स्कूल्स में हम या घर में तो बोल शेयरिंग इज़ केयरिंग या हम बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर माशरे में देखने जब जा रहा है, तो वही छीना झपटी, वही मारा मारी का दौर है। जिसके हत्थे चढ़ गया जी उसका है। अब ये बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं, लेकिन जब बड़े बच्चे लाइक स्कूल में आप देखें, टीन्स की एज में देखें, तो उसको यही समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसे ही हासिल करना है और इसी तरीके से यही रास्ता है। तो इसमें भी बच्चों के लिए एक फाइन लाइन कैसे तय की जा सकती है ताकि वो आगे जाके इन चीज़ों को अप्लाई ना करें और उसका जो बैलेंस है कि मेरा क्या है तेरा क्या है, उसमें भी एक बैलेंस कायम रख सकें। बच्चे एक ही चीज़ कर रहे हैं, कॉपी एंड कॉपी। बच्चों की ट्रेनिंग नहीं होती, बच्चों की मेंटोरिंग होती है। हम समझ रहे हैं तरबियत का नाम ट्रेनिंग है। किसी भी जगह पे मैंने कहा ना, कॉर्पोरेट में बहुत इन्वॉल्व हूँ, हम कह रहे हैं हम ट्रेनिंग कराने के लिए आए। मोटिवेशन स्पीकर खड़े हो कि वो बात कर रहा है जो उसने ज़िंदगी में नहीं की, आपके ख्याल में उसका असर होगा? कारोबार करना सिखा रहे हैं, उसने कभी ज़िंदगी में कारोबार किया है? ठीक है। पेरेंटिंग सिखा रहे हैं, अपने बच्चों का होश नहीं है। रिलेशनशिप सिखा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप जो है वो डाउन है। तो इसी तरह आप एक बहुत अच्छी गुड फीलिंग तो दे जाते हैं, बूस्ट भी कर जाते हैं, गुब्बारे में हवा भी भर जाते हैं, उसका असर क्यों नहीं होता? इसी तरह हमारे जो हम मतलब देखें ना, एक मुसलमान, कमज़ोर से कमज़ोर मुसलमान भी 52 लेक्चर सुनता है हफ्ते के, जुम्मे के, एक का भी असर नहीं ले रहा। ये तो सुन ही नहीं रहा ना, 52 लेक्चर तो सुनते ही है ना जाके मस्जिद के अंदर, जुम्मे के खुतबे के अंदर, एक भी असर नहीं हो रहा। क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि कौल और अमल में तजाद है, उसको समझ में आ रहा है, बस बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि जो अब्बा कह रहे हैं वो कर नहीं रहे, जो अम्मी कह रही हैं वो कर नहीं रही। दो मोबाइल फ़ोन पे बात कर रही है, तवज्जो दे नहीं रही, मुझे कह रही है तवज्जो दो। अब्बा घर के अंदर बैठ के झूठ बोल रहे हैं, मुझे साफ समझ में आ रहा है। सिग्नल तोड़ रहे हैं, मुझे साफ समझ में आ रहा है। माइट इज़ राइट का इजहार मेरी सोसाइटी के अंदर हो रहा है, छीन लो ये सिखाया जा रहा है। उसके बाद फिर वो तो कॉपी कर रहा है, उस एनवायरनमेंट को कॉपी कर रहा है। उसके ज़िम्मेदार कौन है? माँ बाप। उसके ज़िम्मेदार कौन है? उसकी एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट के ज़िम्मेदार कौन है? माँ बाप, जो उसको उस एनवायरनमेंट दे रहे हैं या आंखें बंद करके बैठे हुए। तो हम अगर, जो भी आपका जो सवाल था वो ये था कि जी ये चेंज कैसे लिखें। सबसे पहले सवाल ये कि चेंज के लिए तैयार है या नहीं बंदा, क्योंकि स्टार्ट तो जो मेरी बहन ने कहा ना यहाँ से होगा ना, इन साइड से। मुझे इस बात का इदराक है कि मेरा रवैया सही है या नहीं है। सवाल ये है कि अगर मुझे यही इदराक नहीं है कि मेरा रवैया सही है या नहीं है, और मैं अपनी मुहासबा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरा इखलाक बहुत अच्छा है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश इखलाक हूँ, इसकी गवाही मैं थोड़ी दूंगा, मेरी बीवी देगी, मेरा कोलीग देगा, मेरे बच्चे देंगे, जो आपके साथ इन्वॉल्व है, जो रहते हैं वो बताएंगे ना कि कितना अच्छे इखलाक के बुलंद पाया मर्तबे के ऊपर फाइज हैं। तो मैं फीडबैक लेने के लिए तैयार हूँ। सवाल ये कि अगर वाकई मुझे इस बात का इदराक हो गया है कि मुझे लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनानी है, तो सबसे पहले मैं अपना मुहासबा करूँगा। मैं अपना मुहासबा कैसे करूँगा? फीडबैक लूँगा। फीडबैक लूँगा ना, कि जो मेरे से लोग करीब हैं वो मुझे जो पॉजिटिव फीडबैक देंगे। हम लोग में से कितने लोग तनकीद सुनने के लिए तैयार हैं? झूठी तारीफ पे तो फूलने के लिए तैयार है, जानते हुए कि झूठी है, जानते हुए कि ये फेक है, जानते हुए ये तालियां बजवाई गई हैं, पैसे दे के बजवाई गई हैं, लोगों को पैसे दे के लाया गया है,
ऐसे ही है ना, फिर भी जानते खुश हो रहे हैं। और खुश हो रहे हैं ना फेक के ऊपर। Yes. और लेकिन तनकीद लेने के लिए तैयार नहीं है, पॉजिटिव फीडबैक लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, उसके बाद कि अगर मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिल गया, अगर मुझे ये समझ में आ गया यार मेरे अंदर कोताही है, मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, मेरे अंदर डिलीवरी की कमी है, किसी के पास जाने के लिए तैयार हूँ, किसी मेंटोर के पास जाने के लिए तैयार हूँ, किसी से आप कह रहे हो कि बहन मुझे ये बताइएगा यार मुझसे इस टाइम के ऊपर ट्रिगर हो जाता है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कंडक्ट कर लेते हो, इस वाले बिहेवियर को आप मुझे थोड़ी रहनुमाई कर दोगे कि मैं क्या करूँ। ये तो करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो फिर खाली बातों की लफाजी से क्या होगा। मैं इसी नुक्ते पर आना चाह रही थी कि हमने बात की ना कि हाउ टू लिफ्ट अपलिफ्ट। तो जब हम अपलिफ्ट करने के लिए किसी को कुछ बता रहे होते हैं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर को भी डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, उमूमन हम देखते हैं कि प्रोफेशनली अगर आप किसी को कुछ ज़रा सा भी बता देना कि यार तुम ये इस तरह से कर सकते हो, ये बेहतर हो जाएगा, या आगे तुम्हें अगर इस पोजीशन पर आना है तो तुम ऐसे कर लो, तो अब वो टॉलरेंस नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पे भी हमने बच्चों का जैसे जिक्र किया, अब मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्सिटी के जो बच्चे ऑर्गेनाइजेशंस में एज ट्रेनी या आते हैं, तो वो सुनना नहीं चाहते कि ये हमें कौन होता है बताने वाला। हाँ। तो फिर आप कैसे समझते हो कि जो अपलिफ्ट करने वाला भी होता है या जो चाह भी रहा होता है कि आपने पॉजिटिव उसमें कह दिया कि यार तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो वो बुरा मान जाते हैं भाई कि आप हमें कौन होते हैं बताने वाले, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आप जो है पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे, आप कैसे किसी को अपलिफ्ट करोगे। मेरे जैसा होता है कहते हैं भाई छोड़ दो इसको, इसके हाल पे, इसको मर्जी है, समझ में आता है तो ठीक है, वरना आप रहने दो। अच्छा, तो क्या किया जाए? इसके लिए जो तरीक़ेकार होता है वो तरीक़ेकार इनडायरेक्ट मैकेनिज़्म होता है। इनडायरेक्ट मैकेनिज़्म क्या है कि एक तो मैंने आपसे कहा कि यार ये टेबल गंदा है, राइट, मैं आपसे बोलूँ कि यार आपने टेबल साफ़ नहीं किया, दिस इज़ अ डायरेक्ट मैकेनिज़्म। दूसरा मैकेनिज़्म कि यार आपको क्या लगता है कि ये टेबल आपको साफ़ लग रहा है, तो आप भी मेरे साथ उस जजमेंट का अब आप और मैं मिलकर जज कर रहे हैं। तो जो आप बात कर रही है ना कि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो बताने वाला है उसको सही तरीके से बताना भी नहीं आता। तो जो हम मेंटोरिंग की बात कर रहे हैं, हमें मेंटोरिंग 2 वे करनी है। हमें उन कोचेस की और उन मेंटोर्स की भी मेंटोरिंग करनी है कि फ़ीडबैक देना कैसे है, और एट द सेम टाइम हमें जो लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हैं उनको ये बताना है कि फ़ीडबैक इज़ फॉर अ बेटर गुड, फीडबैक इज़ फॉर अ बेटर टुमारो। तो रादर देन हिटिंग यू डायरेक्टली दैट यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, मुझे आपको ये बताना है कि हम क्या करें ऐसा कि परफॉर्मेंस आपकी इन्हांस हो जाए। तो अगर देखा जाए तो ये उसी बात का ज़्यादा खूबसूरत रुख है, और इसके अंदर आप अपने आप को अटैक्ड फील नहीं करते। तो कोई अगर मुझे कह दे कि यार तुम बहुत मोटी लग रही हो, या बदसूरत लग रही हो, या तुम बहुत नासमझ लग रही हो, तो मुझे लगेगा ये सारा अटैक मेरी तरफ है। और कोई मुझे ये कह दे कि इस लफ्ज़ की जगह अगर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करो तो लफ्ज़ तुम्हारे तो इंसान की गुफ्तगू खूबसूरत हो जाती है, तो अब मैं सेफ महसूस करूँगी और मुझे नहीं लगेगा कि मैं अटैक्ड हूँ मेरी बातों पे, मेरे लफ्ज़ पे, मेरे लहजों पे, और मैं उस चीज़ को शायद अडॉप्ट करने की तरफ मोटिवेटेड फील अच्छा, करूँगी। तो फिर ये वाली बात हुई कि फिर वही वाली बात आ जाती है कि हमने इस नस्ल को जो है ना, जो बात ऐनी कह रही हैं वो सब बातें बजा हैं, ठीक है, लेकिन हम जिस तरह से काम करते आए, या हमने जिस तरह से देखा कि किसी बड़े ने डांट डपट भी दिया, थप्पड़ भी मार दिया, तो माइंड नहीं किया और उसको सीख लिया। क्योंकि मैंने इन रोल्स को देखा कि जी हम स्क्रिप्ट जब इमरान भाई लिख रहे होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में आए तो जी ये पढ़ वो कागज़ ऐसे ऐसे फेंके गए ऑर्गेनाइजेशन में कि ये क्या है, ये ऐसे, तो कभी भी उसको बुरा नहीं माना कि हाँ ठीक है अभी दोबारा करना है, अभी दोबारा करना है, अभी दोबारा करना है, और किए जा रहे हैं। अब क्या हमने इस नस्ल को जो अभी आ रहे हैं बच्चे, उनको इतना लेवरेज दे दिया है या उतना पैम्पर्ड उनको कर दिया है कि वो किसी भी तरह की सख्ती या किसी भी बात या किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं रखते। वो वाली भी जो बात आप कहते हैं कि आप अटैक फील ना करो, जी हर खड़ा हो जाते हैं। तो बड़ों का एक रोल होता था ना, बड़ों का एक रुतबा होता था, वो क्या ख़त्म। इंतहाई माजरत के साथ ये जो रवैया था, ये रवैया उस बच्चों का उसकी बगावत है, इंतहाई माजरत के साथ। गलत हमेशा गलत, बेअदबी हमेशा बेअदबी रहेगी। एक बच्चे की बेइज्जती इस तरह करना है कि उसके मुंह पे पेपर मार दिया जाए, ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, कभी भी सही नहीं था। बच्चा उस वक्त खामोश इसलिए था कि उसके पास चॉइस नहीं थी, आज चॉइस है, आज उसके पास चॉइस है, तो इसलिए अब तैयार रहिए कि पेपर पलट के आपके मुंह पे आने वाला है, क्योंकि आपने इसका बीज डाला था। ये फल है जो आपके ऊपर खुद टपक के गिरा है। तो चीज़ गलत थी, वो हमेशा से गलत थी। ये तरबियत का तरीका कभी भी नहीं था कि आप किसी बच्चे के ऊपर आप उसकी बगैर रिस्पेक्ट किए। आप अगर अपने बच्चे को कोई बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कायद आज़म जितना बड़ा आदमी बने, जितनी मैं कायद आज़म की इज़्ज़त करता हूँ, इतनी मैं अगर बच्चे की आज इज़्ज़त नहीं करूँगा, ये कायद आज़म की राह पे नहीं चलेगा। ये बात मुझे एज अ बड़ा होना सीखना है।
तशद्दुद अच्छी सोहबत का कत्ल है, तशद्दुद अच्छी तरबियत का कत्ल है, क्योंकि तशद्दुद से आप कोई चीज़ बाहर नहीं निकाल के ला सकते। मैं क्योंकि अब्बा के इस रवैये के ऊपर खामोश रहा और मेरा बच्चा ऐसा ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसके पास ये चॉइस है कि वो गलत को गलत कह सकता है। आप नहीं सुन रहे तो सोशल मीडिया के ऊपर जाके कहेगा, और नहीं होगा तो और किसी तरह जो है जाके जो है वो बताएगा, अपने एक्शन से बताएगा, नहीं तो डेफिनेटली बताएगा। मैंने क्योंकि अपने एक जबराना तरीके से उसको खामोश करा दिया था और वो कुछ नहीं बोला था, मैं इसको अच्छी तरबियत समझता हूँ। मैंने जो उसकी मस्क की थी पूरी शख्सियत, उसको मैं अच्छा समझता हूँ। आज जब वो फट गया तो मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बच्चे कभी बुरे नहीं लगते, इसलिए तो बड़े मुझे पसंद नहीं करते। मुझे बच्चे, क्योंकि बच्चे इज़ जस्ट अ रिस्पॉन्स, इट्स जस्ट अ रिएक्शन। तो हम उन बच्चों को रिएक्शन को सही करने के लिए अपने एक्शन को आज चेंज नहीं करेंगे तो नहीं सही होंगे। बिल्कुल ऐसे एक अपडेट भी आ रही है, ज़रा वो भी शेयर कर लेते हैं नाज़रीन के साथ कि सिंध हाई कोर्ट में आईजी जेल खाना जात मुनव्वर शाह की तकर्रुरी के खिलाफ जो दरख्वास्त है उस पर समाअत हुई और अदालत ने आईजी जेल खाना जात मुनव्वर अली शाह की तकर्रुरी कल अदम करार दे दी है। अब दूसरों के बहुत सारे मसाइल हैं यकीनन, लेकिन अभी भी कहते हैं ना कि हाँ कभी भी उस एंड पे नहीं जाना, हमेशा स्टार्ट का बटन दबाना है। तो अभी भी अगर हम कैसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहें, दूसरों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाना, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहटें लाना, एक अच्छा और पॉजिटिव पर्सनैलिटी अपने भी बिल्ड करना और अपने आसपास लोगों के भी, तो कैसे हो सकता है वेरी शॉर्टली? ऑलराइट, सो अगर इन नटशेल में बात करूं तो जहां से हमने बात शुरू की थी कि जो काम आप कर रही हो, जो अपने ही चैनल को यूज़ करके वट एवर यू आर डूइंग इन योर कैपेसिटी, दैट इज़ एग्जैक्टली द बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग इट। तो जब भी हम बात करते हैं कि अगर मेरी उम्र आज जो भी है उस उम्र तक मैंने नहीं सुना, नहीं सोचा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 35 साल जो मैं गुजारूंगी तो मैं वो सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, मैं कुछ कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। ये उस पे दारोमदार है कि मैं आज क्या सोच रही हूँ, आज की मोटिवेशन मेरी चेंज के लिए क्या है। ठीक। और इस चेंज को बेस्ट करने के लिए द मैकेनिज्म इज़ टू टॉक अबाउट इट एज मच एज यू कैन। सही, इस पर इमरान भाई का भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। जो सवाल एनी से किया वही सवाल लेकर आपकी तरफ भी बढ़ती हूँ इमरान भाई के, ठीक है हमें स्टार्ट करना है कि अब जो है पॉजिटिविटी भी लेकर आएँ, बेहतरी भी लेकर आएँ अपनी ज़िंदगी में भी और दूसरों की भी। मुझे रिव्यू करना पड़ेगा कुछ ताल्लुकात को। पहला ताल्लुक मेरा अपने आप से क्या ताल्लुक है, मेरा अपने रब से क्या ताल्लुक है, जिन लोगों के ऊपर मेरी ज़िम्मेदारी है मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक है, और फिर इस माशरे के अंदर मेरा क्या ताल्लुक है, इस कायनात में मेरा क्या ताल्लुक है, और इसकी सेहत को जांचना होगा। उसकी सेहत को जांचने के लिए मुझे किसी से मशवरा भी कर लेना चाहिए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, साहिब इल्म साहिब राय से, और वो मुझे बताएगा कि आपके इस ताल्लुकात की सेहत यहाँ बीमार है, और फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए। जैसे बुखार होता है, बुखार की गोली खाते हैं, सर दर्द होता है सर दर्द की गोली खाते हैं, लेकिन अगर मैं अपने आप के इस वजूद को अपने इन ताल्लुकात की रिव्यू पे नहीं जाऊँगा तो मैं वो तशख़ीस ही नहीं कर पाऊँगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो मैं क्या रेडिएट करूँगा, मैं क्या मैसेजेस दूँगा। तो ये जो अगर वाकई मैंने ये इरादा कर लिया है कि मुझे वाकई पॉजिटिविटी पे रहना है तो अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा, अच्छे चार्जर से चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे मैसेज नेगेटिव आ जाता है तो सारी जो है ना वो चीज़ें आपकी जो मोटिवेशन है खप करके रह जाती है। क्योंकि मैं अगर आपके जवाब के ऊपर अपनी ज़हनी सेहत को रख रहा हूँ और ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस को आपके ओपिनियन पे रख रहा हूँ, उसके ओपिनियन के बजाय, इसके ओपिनियन के बजाय, और उनके लिए जो मैटर करते हैं उनके ओपिनियन के बजाय, तो फिर तो हर जाने वाला सिर्फ मुझे अच्छा तो नहीं बताएगा। यहाँ तो ज़्यादातर वही लोग हैं जो आपको नीचे लेके जाएंगे। मुझे उनकी राय की अहमियत देने की ज़रूरत क्या है? आप मुझे कोई भी एक बात कहती हैं या मैं आपको कोई भी ऐसी फजूल बात कहता हूँ, आपके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का इख्तियार हासिल है ना। तो आप अपना रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में दे ही क्यों रहे हो कि मैं छोटी सी बात कहूँ आप ट्रिगर हों और आपके सारी जो ख्वाब हैं वो बिखर जाएं? ऐसा ही है ना। तो आप इतना मैटर कराते ही क्यों हो? भाई मेरा अगर रब मुझसे राज़ी है तो उसके बाद हु केयर्स कि आप मुझसे राज़ी हैं या नहीं। हाँ, और वाकई देखें खुशी का दारोमदार या जो दूसरों को खुश रखने का दारोमदार है, तो सबसे पहले आपने अल्लाह ताला से कनेक्शन जोड़ना है कि उसका रिवॉर्ड तो वो आपको देने वाला है। यहाँ दुनिया में तो रिवॉर्ड्स आपको लोग दें या ना दें, आपको आखिरत में उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलना है। और ये चीज़ें हम बार बार शायद भूल जाते, उनको कनेक्ट करना, उसको याद करना कि रिवॉर्ड देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और वही हमें देगा।
तो ये अगर दिल में सोच और तसल्ली रखें तो बहुत मामला ज़िंदगी में वैसे भी बेहतर हो जाते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो इमरान साहब, आपके वक्त का शुक्रिया, यानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, रमशा कमर और टीम को दीजिए इजाज़त, हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।